हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। लास्ट क्लास में हमने बात की थी एटम की। हमारा पूरा फोकस एटम पर था, लेकिन इस चैप्टर में पूरा फोकस हम शिफ्ट कर रहे हैं न्यूक्लियस पर। जैसे कि नाम से भी क्लियर है, हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियस। और इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं, जितनी भी बात करेंगे सब न्यूक्लियस के अराउंड होगी। ये कैसे फॉर्म होता है, कौन से फोर्सेस वर्क कर रहे होते हैं यहाँ पर, और कौन कौन सी रिएक्शंस पॉसिबल है, और लास्ट में यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म आती है एएमयू। एक्चुअली में एएमयू एक यूनिट है। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में बात की थी कि हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक यूनिट को यूज किया था, जो एक्चुअली में किसकी यूनिट है, जूल की। ओके, और इसको भी हम एसआई यूनिट ही कंसिडर कर रहे थे, लेकिन जो एक्चुअली में एसआई यूनिट होती है एनर्जी की, वो क्या होती है, जूल। और हम बोल रहे थे कि ये जूल से काफी ज्यादा छोटी यूनिट है। ओके, क्यों यूज कर रहे थे, क्योंकि हम जब एटम की न्यूक्लियस की बात करते हैं तो वहां पर जो हमें एनर्जी की वैल्यूज मिलती हैं वो काफी कम होती हैं। तो बेटर रहता है अगर हम उसको किसी छोटी यूनिट में रखें, उससे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना उनको इजी हो जाता है। ओके, इन द सेम वे यहाँ पर हमारे पास आते हैं मास। एनर्जी बहुत छोटी वैल्यू हमें यहाँ पर मिल रही है, तो सिमिलरली यहाँ पर जिन पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं उनका मास भी कम होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी बात हम करेंगे, और इनका मास किस ऑर्डर का होता है, 10⁻⁻27 kg, 10⁻31 kg। ओके, तो 1 kg के कंपैरिजन में कितना कम है। तो इसलिए हम यहाँ पर भी एक छोटी यूनिट यूज कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक यूनिट, शॉर्ट में एएमयू या फिर 1U। ओके, और ये इक्वल किसके होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg के। ओके, तो अगर आपको दिया हुआ है सिंपली 5 AMU, ये मास है। ओके, और इसे आपको अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। सिंपल है। अब यहाँ पर देखो, हम पढ़ते हैं एक अवोगाद्रो नंबर। क्या होती है इसकी वैल्यू, फिक्स होती है 6.023 इंटू 10⁻23। ओके, अब यहाँ पर क्या रहता है, अगर हम इस अवोगाद्रो नंबर का रेसिप्रोकल करें, जो नंबर आएगा वो किसके इक्वल आता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 के। ओके, तो ऐसी कुछ सिचुएशन आ सकती है कि वो आपसे जब क्वेश्चन पूछे तो वो अवोगाद्रो नंबर की टर्म्स में पूछ ले। तो जैसे कि हम अभी बोल रहे थे, अगर 5 AMU को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, केजी में, तो आप क्या करोगे, 5 को सिंपली मल्टीप्लाई करोगे 1.66 इंटू 10⁻⁻27 के साथ। अगर इसे आप अवोगाद्रो नंबर की टर्म्स में लिखो, देन इसको रिप्लेस कर देना है 1/NA से। अब आपको 5 को डिवाइड करना है किस नंबर से, 6.023 इंटू 10⁻23 से। आंसर जो आएगा वो अभी भी किस में रहेगा, केजी में। ओके, तो ये केजी से छोटी यूनिट है, क्या बोल रहे हैं, एएमयू। और जब हम एटम की बात कर रहे होंगे, एटॉमिक मास की या फिर न्यूक्लियस के मास की, हम यही यूनिट यूज करेंगे। ओके, तो इस पूरे चैप्टर में यही चलने वाली है यूनिट। नेक्स्ट हमारे पास आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एलिमेंट। जेड यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर। ओके, साथ में ए यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास या फिर मास नंबर को, और एक्स उस एलिमेंट को, सपोज हम कार्बन एटम की बात कर रहे हैं, तो एलिमेंट क्या है यहाँ पर, कार्बन हो गया, तो उसको हम एक्स से यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। ओके, अब यहाँ पर इस रिप्रेजेंटेशन के साथ में इसको भी हम कभी कभी यूज कर लेते हैं। ओके, तो एटॉमिक मास इस कॉर्नर पर लिखा हो या इस कॉर्नर पर, मीनिंग सबका सेम ही रहेगा। ओके, इतना नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है हमारे पास, प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे, जिनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। ओके, बात करें प्रोटॉन की, कितना चार्ज होता है, +C, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन 0। अगर हमें जानना है कि किसी न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स है, तो कैसे पता चलेगा, जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा।
बात करें न्यूट्रॉन्स की, तो मास नंबर में से अगर हम एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब अगर हमारे पास कोई न्यूट्रल एटम है, ओके, न्यूट्रल एटम मतलब उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सेम आएंगे, ओके, मतलब Z के इक्वल। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं हीलियम एटम की या फिर हाइड्रोजन एटम की, तो जब हम एटम की बात कर रहे होंगे तब हमें क्या मिलेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होंगे। अगर हम आयन की बात करने लगे, पॉजिटिव आयन आ रहा है या नेगेटिव आयन आ रहा है, तो फिर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएगी, ओके। बात करें यहाँ पर मास की, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? दिस वन। मास ऑफ न्यूट्रॉन दिस वन। अब देखो यहाँ पर कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना? तो हम यहाँ पर क्या लेकर चलेंगे कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग इक्वल है, ओके। तो हम ये रिप्लेसमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम कर सकते हैं, ओके। बात करें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की कितना होता है? दिस वन। अब ये तो हुए केजी में। बात करें एएमयू की, तो ये हमारे पास, आप इनको याद भी कर सकते हो और निकाल भी सकते हो, ओके। अब अगर हम जानना चाहते हैं कि हम जिस न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं उसका मास कितना है, तो क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स कितने हैं। सपोज हमारे पास जो मास नंबर है वो कितना है? ए। तो ये हमारे पास क्या आ गए? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ओके। टोटल मास हम देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, क्योंकि उन न्यूक्लियॉन्स में कुछ प्रोटॉन है कुछ न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का थोड़ा ही सही लेकिन डिफरेंस तो है मास में। तो जितने प्रोटॉन है उनको ऐड करेंगे उनका मासेस, और जितने न्यूट्रॉन है उनका मासेस ऐड करेंगे, हमारे पास ये आ जाना चाहिए किसका मास? न्यूक्लियस का, जो हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि जो हम मेजर करते हैं किसी भी न्यूक्लियस का मास, वो इस मास से थोड़ा कम रहता है। अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? कैलकुलेशन सही है, ये वाली भी सही है, और जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो मेजरमेंट भी सही है, तो ये डिफरेंस कैसे आ रहा है इसको अभी हम देखेंगे आगे, ओके। तब तक के लिए इसको याद रखना है। अब अगर यहाँ पर हम इस रिलेशन को पुट अप कर दे, देन हमारे पास जो न्यूक्लियस का मास आएगा वो किसके इक्वल होगा? मास नंबर इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, ओके, नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ टर्म्स आती है, कुछ जनरल टर्म्स जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो ये टर्म्स देख लेते हैं। फर्स्ट है आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है? देखो हमारे पास कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जो सेम एलिमेंट से आएंगे लेकिन उनमें कुछ डिफरेंस होगा, जैसे एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ओके। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कार्बन की। कार्बन जो एलिमेंट होता है उसके 3 आइसोटोप आएंगे, मतलब हमें 3 डिफरेंट डिफरेंट कार्बन एटम मिल सकते हैं। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक होगा 6C12, एक 6C13 और 6C14। डिफरेंस क्या है? सबका जो मास नंबर है ना, 12, 13 और 14, ये सब में डिफरेंट है, और जो एटॉमिक नंबर है 6 वो सब में सेम है। इन्हीं को हम और कैसे लिख सकते हैं? C12, C13 और C14 की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास हम हाइड्रोजन की बात कर सकते हैं, इसके भी हमारे पास 3 आइसोटोप होते हैं, ओके। यहाँ पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उनको? 1H1, 1H2 और 1H3 से। इनको और क्या बोल सकते हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। देखो यहाँ पर ना जब हम नॉर्मली बात करते हैं कि हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, कार्बन एटम की बात कर रहे हैं, तो हमने तो कहा कि ये तीनों ही एटम अवेलेबल है ना? इन तीनों में से हमें कोई भी मिल सकता है, तो हमें कैसे पता चलेगा हमें कौन से हाइड्रोजन एटम की बात करनी है, कौन से कार्बन एटम की बात करनी है? तो देखो ये फिक्स है। जब हम सिंपली क्या बोल रहे हैं हाइड्रोजन एटम, तो हम इसकी बात कर रहे हैं, प्रोटियम की।
ओके, सिमिलरली जब हम किसकी बात कर रहे हैं कार्बन एटम की, तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं C12 या फिर 6C12 की। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होंगे? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फॉर एग्जाम्पल बात कर लेते हैं 6C13 की। इसमें अगर हम प्रोटॉन को देखें तो कितना होगा? जितना एटॉमिक नंबर है मतलब 6 प्रोटॉन आ जाएंगे। और न्यूट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉन नंबर वो कितना है यहाँ पर? 7 है। यहाँ पर बात कर लेते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 और न्यूट्रॉन वो भी 7। तो आइसोटोन्स हम किसे बोलते हैं? जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहेंगे। ओके, जैसे यहाँ पर है C13 की बात करो या N14 की, दोनों में न्यूट्रॉन सेम है। हाँ, यहाँ पर जो मास नंबर है वो डिफरेंट रहेगा, एटॉमिक नंबर वो भी डिफरेंट रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आएंगे। ओके, तो इनको हम क्या बोल देंगे? आइसोटोन्स। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं आइसोबार। आइसोबार क्या होगा? देखो, वो एटम्स जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की हम बात करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें, दोनों डिफरेंट होंगे, लेकिन अगर हम टोटल मास नंबर की बात करें वो सेम आ जाएगा। ओके, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास? आइसोबार। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं C14 और N14 की। C14 में हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 6 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये हो जाएंगे 8। ओके, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो भी 7। इसके पास 6 प्रोटॉन है, इसके पास 7, इसके पास 8 न्यूट्रॉन है, इसके पास 7। क्या दोनों में कुछ सेम है, कॉमन है? नहीं। लेकिन अगर हम दोनों को ऐड करेंगे, मतलब सिर्फ मास नंबर पर फोकस करेंगे, तो वो दोनों का कितना रहता है? 14। तो वो सेम है। तो अगर हम दो ऐसे एटम की बात कर रहे हैं जिनका मास नंबर सेम है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोबार। ओके, तो ये कुछ जनरल टर्म्स आती है हमारे पास जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास। देखो, नॉर्मली क्या होता है, हम हर एटम के लिए एक सिंबल यूज करते हैं। ओके, उसका अपना कुछ एटॉमिक नंबर होगा और एटॉमिक मास होगा, जिसे हम और क्या बोल सकते हैं? मास नंबर भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी ऐसे एलिमेंट की बात करने लगे जिसके 3 आइसोटोप अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सैंपल लेती हूँ, ओके, एक एलिमेंट का सैंपल लिया मैंने, कलेक्ट किया, और सपोज वो किसका सैंपल था? कार्बन का। ओके, अब हमने अभी पढ़ा है कि कार्बन के 3 तरह के एटम्स हमें मिल सकते हैं, मतलब कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं। हमने मेक श्योर किया, जानने की कोशिश की क्या इसमें तीनों अवेलेबल है, तो हमने यहाँ पर निकाली अबाउंडेंस। ओके, ये हमें परसेंटेज वैल्यू बता देगी, एग्जैक्ट नंबर क्या है, कौन कितनी क्वांटिटी में है ये हमें नहीं पता, बट हाँ हमें थोड़ा आइडिया है कि कौन कितना परसेंट यहाँ पर होगा। हमने कहा कि एक आइसोटोप A% है, दूसरा B% और तीसरा C%, मतलब ये तीनों अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर अगर मास नंबर यूज करें, किसका करें? इसका 12 है, इसका 13 है और इसका 14 है। किसका मास नंबर यूज करेंगे? कंफ्यूजन हो गया, तो हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो सैंपल लिया है उसमें तीनों अवेलेबल है, तो हम तीनों के मास नंबर लेंगे और उनका एवरेज निकालेंगे, और हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? एवरेज मास की। यहाँ पर आपको ये जो परसेंटेज दी जाएगी, टोटल करोगे तो वो कितनी आएगी? 100%, है ना? मतलब तीनों आइसोटोप मिलके टोटल कितनी क्वांटिटी बना रहे हैं? 100% बना रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये एवरेज एटॉमिक मास का यूज होता है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारा जो मतलब होता है साइज से, वो होता है रेडियस, न्यूक्लियस की रेडियस। ओके, कैसे निकाल सकते हैं? आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको, और ये होती है आर नोट ए और ए की पावर 1/3। ए क्या है यहाँ पर? ये होता है एटॉमिक मास नंबर।
जिस भी एटम के न्यूक्लियस की आप रेडियस जानना चाहते हो, न्यूक्लियस की, ओके, किसी भी एटम की आप बात कर रहे हो, उसके न्यूक्लियस की अगर आप रेडियस जानना चाहते हो तो उसका एटॉमिक मास आपको चाहिए और आर नोट की वैल्यू चाहिए। आर नोट की वैल्यू सबके लिए सेम रहेगी, कितनी होती है 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। इसको आप फर्मी मीटर में भी लिख सकते हो, 1.2 फर्मी। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम। रेडियस की बात कर ली, वॉल्यूम कितना होगा किसका, न्यूक्लियस का वॉल्यूम। ओके, तो हम मान के चलते हैं कि इसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल। तो फिर यहाँ पर वॉल्यूम का एक्सप्रेशन क्या यूज करेंगे, वही जो स्फेयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, आर की वैल्यू को यहाँ से प्लेस करेंगे, कितना आ जाएगा 10। अब देखो यहाँ पर ये तो एक नंबर आ जाएगा, है ना, कांस्टेंट है, किसी भी एटम के लिए आप निकालो, किसी भी एटम के न्यूक्लियस का वॉल्यूम आप निकालो, ये सबके लिए सेम रहेगा 4/3 पाई और आर नोट की ये वैल्यू। चेंज क्या होगा, एटॉमिक मास नंबर। तो मतलब जो वॉल्यूम होगा किसका, न्यूक्लियस का, वो किस पर डिपेंड करता है, एटॉमिक मास नंबर पर, और उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, बात कर लेते हैं डेंसिटी की, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, तो हमें मास चाहिएगा न्यूक्लियस का और वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। ओके, अब अभी हमने जो देखा था न्यूक्लियस का मास क्या था, एम न्यूक्लियस, है ना, और वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम, ये कितना आया था, यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं क्योंकि हमें फाइनली रिजल्ट चाहिए, है ना। तो इसको हमने ए एम पी वाली वैल्यू को प्लेस कर लिया है और साथ में यहां से आ जाएगा 4/3 पाई आर नोट ए। ओके, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो वैल्यूज बची हुई है, मास ऑफ प्रोटॉन 4/3 पाई आर नोट, इन सब की जो वैल्यूज है वो फिक्स है, कभी चेंज नहीं होगी, किसी सिचुएशन में नहीं होगी। और ये जो ओवरऑल वैल्यू देखो, जो ये एटॉमिक मास था ये चेंज हो सकता था, अगर हम किसी दूसरे एटम के न्यूक्लियस की बात करेंगे तो वो एटॉमिक मास चेंज हो जाएगा, बट वही कैंसिल हो चुका है। हमारे पास जो टर्म बची है उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 2.3 इंटू 10 टू द पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब, और ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब यहाँ से रिजल्ट क्या आता है, कंक्लूजन, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि देखो अगर हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं एटम की, क्योंकि एटम की डेंसिटी की जब हम बात करेंगे उसमें प्रोटॉन का मास भी आएगा, ओके, और साथ में न्यूट्रॉन का भी मास आएगा और इलेक्ट्रॉन का भी मास आएगा। वही जब हम वॉल्यूम निकालेंगे, बिकॉज डेंसिटी में वॉल्यूम भी चाहिए होता है, तो भी हम एटम का वॉल्यूम यूज करेंगे, एटम की रेडियस आएगी। ओके, तो वहां पर जो डेंसिटी है वो चेंज होती रहेगी डिफरेंट डिफरेंट एटम के लिए, जो एटॉमिक डेंसिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट आएगी। लेकिन जब हम न्यूक्लियस की डेंसिटी की बात करेंगे, हम किसी भी एटम के न्यूक्लियस की बात कर ले, अगर हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो जो डेंसिटी है वो सेम रहेगी, और कितनी रहेगी, अराउंड 2.3 इंटू 10 टू द पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, अगर वो बात कर रहे हैं साइज और रेडियस ऑफ एटम, तो वो अराउंड आती है 10 टू द पावर -10 मीटर, है ना। साइज का मतलब यहाँ पर हमेशा किससे रहेगा, रेडियस से। तो एटम की अगर हम बात कर रहे हैं उसकी रेडियस कितनी रहती है, अराउंड 10 टू द पावर -10 मीटर। लेकिन अगर हम किसकी रेडियस की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस कहाँ पर है, एटम के अंदर है, तो उसकी रेडियस ऑब्वियसली कम होगी। कितनी कम होगी, ये होती है अराउंड 10 टू द पावर -15 मीटर। ओके, अगर हम दोनों की रेडियस का रेशियो निकाले तो ये कितना आएगा, अगर हम न्यूक्लियस की रेडियस को मल्टीप्लाई करें 10 टू द पावर 5 से, देन हमें किसकी रेडियस मिलेगी, एटम की रेडियस। ओके, तो इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मास डिफेक्ट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल स्मॉल एम के साथ में। ये क्या होता है, देखो अभी हमने कैलकुलेट करके न्यूक्लियस का मास निकाला था और रिप्रेजेंट किया था एम न्यूक्लियस के साथ में। ओके,
जितने भी प्रोटॉन्स थे, जितने भी न्यूट्रॉन थे, उन सबका मास कैलकुलेट किया था और जो रिजल्ट आया था उसको हमने बोल दिया था कि ये क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस। लेकिन जब हम एक्चुअली में न्यूक्लियस के मास को मेजर करते हैं, किसी भी एटम की आप बात कर लो, जब न्यूक्लियस के मास को मेजर किया जाता है तो उसकी वैल्यू जो एक्चुअली में होनी चाहिए उससे कुछ कम आती है। तो ये जो मेजर्ड वैल्यू है इसको हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिससे कंफ्यूजन ना रहे, और जो हमने कैलकुलेट की थी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस को ऐड करके उसको एम न्यूक्लियस से डिनोट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली में जो वैल्यू मिल रही है वो कुछ कम रह जाती है अमाउंट वाइज। ओके, ये यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है कि एक्चुअली में इतनी होनी चाहिए और आ इतनी रही है, ये जो डिफरेंस है इसी को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट और रिप्रेजेंट करते हैं डेल एम के साथ में। कैसे? डेल एम इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, है ना, जो अमाउंट ज्यादा है और ये अमाउंट हमेशा ज्यादा है ना। आप किसी भी एटम के न्यूक्लियस की कैलकुलेशन कर लो, ये सब्ट्रैक्शन होगा। यहाँ पर मास ऑफ न्यूक्लियस, इसकी जगह पर हम क्या वैल्यू प्लेस करेंगे जो हमने कैलकुलेशन में यूज की थी, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन। ओके, तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला है मास डिफेक्ट का जिसको हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ओके, लेकिन इस मास के साथ हुआ क्या, ऐसा कैसे हो सकता है, इतना डिफरेंस कैसे आ गया? क्या हम कैलकुलेशन में कोई एरर कर रहे हैं? नहीं, ये कैलकुलेशन में एरर नहीं है। एक्चुअली में देखो होता क्या है, न्यूक्लियस की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। अगर हम न्यूट्रॉन पर फोकस करें तो जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं उनके पास कोई चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं है तो वहां पर ना कोई अट्रैक्शन होगा ना कोई रिपल्शन होगा। तो बेसिकली न्यूट्रॉन्स तो जहां पर आप रखोगे इजिली वहां पर एडजस्ट कर लेंगे, वहां पर सेट हो जाएंगे। अब वहां पर प्रोटॉन भी होते हैं और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन को तो होगी, है ना। प्रोटॉन आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्शन फोर्स वहां पर वर्क कर रहा होगा। तो अगर ये रिपल्शन चलता रहा, प्रोटॉन एक दूसरे से दूर रहना चाहेंगे, तो न्यूक्लियस कभी फॉर्म ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर अब आता है फिर एक फोर्स जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। ये फोर्स स्पेशली न्यूक्लियस में ही वर्क करता है। एटम की भी बात नहीं कर रहे हैं, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है सिर्फ उसी में ही वर्क करता है। ओके, ऐसा क्यों होता है इसके बारे में अभी हम जानेंगे। अभी के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, और सिर्फ कहां पर वर्क करता है, न्यूक्लियस में। ये क्या करता है, जो प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन था उसको वहां से रिप्लेस कर देता है, मतलब उसके इफेक्ट को रिड्यूस करता है, और साथ में जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है उनको साथ में लेके आता है। ओके, ये बेसिकली एक अट्रैक्शन फोर्स जैसा होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को अट्रैक्ट करता है लेकिन चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, है ना, बिकॉज न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज ही नहीं है, प्रोटॉन के पास है। तो ये जो फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट ये होता है कि न्यूक्लियस फॉर्म हो जाता है, किसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से, बिकॉज ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अट्रैक्ट करके रखता है, बाउंड करके रखता है। ओके, अब यहाँ पर इस पूरी प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिलीज होती है। एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इनका कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है इस प्रोसेस के टाइम। ओके, अब जो वो एनर्जी है वो तो न्यूक्लियस में नहीं रहेगी, वो तो रेडिएशन या हीट की फॉर्म में न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगी, फिर एटम से बाहर आ जाएगी। लेकिन हमारे पास जो एक्चुअली में मास होना चाहिए था अब वो नहीं रहेगा। ओके, और एज अ रिजल्ट यहाँ पर हमें क्या मिलती है, एक नई टर्म मास डिफेक्ट। ओके, क्या हम इस एनर्जी की जो अमाउंट है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है, उसको फाइंड कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए हम यूज करते हैं मास एनर्जी रिलेशन, जो कि किसने दी थी, आइंस्टीन ने। इन्होंने बोला था E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। अब यहाँ पर जो मास है वो कौन सी अमाउंट हमें लेनी है, जो कि एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ना। ऐसा नहीं कि आप टोटल मास ले लो, जितना मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है या हो चुका है या होने वाला है, आपको सिर्फ वो अमाउंट यहाँ पर रखनी है, और जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो आपको E के इक्वल मिल जाएगी। C क्या है यहाँ पर? C होती है स्पीड ऑफ लाइट,
इसकी वैल्यू फिक्स रहती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। मास किसमें है? केजी में। तो एनर्जी किस में आएगी? जूल में। ओके, इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पर अगर ये अमाउंट चेंज होगी तो एनर्जी चेंज हो जाएगी, बिकॉज सी तो यहाँ पर सेम रहेगा। ओके, अब यहाँ पर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम निकाले तो कैसे? डेल एम की वैल्यू कहाँ पर रखेंगे? एम की जगह पर रख देते हैं। ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाता है। ओके, तो अगर हमें वो एग्जैक्ट वैल्यू जाननी है कि हमें एनर्जी मिल कितनी रही है, कितना मास वहां पर एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, ये तो हम जान चुके हैं। कन्वर्ट होने के बाद जो एनर्जी की अमाउंट हमें मिली है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आप एक नोट ऐड कर सकते हैं। अगर मासेस केजी में है, बिकॉज सी तो हमेशा किस में रहेगा? एसआई यूनिट में, मीटर पर सेकेंड। अगर मासेस केजी में है तो एनर्जी आपको किस में मिल जाएगी? जूल में। इसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। ओके, लेकिन अगर मासेस एएमयू में दिए हुए तो, बिकॉज ये पॉसिबिलिटी है इस चैप्टर में, क्योंकि जो वैल्यूज है मास की वो काफी कम है, काफी छोटी वैल्यूज है। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में एक तो वे ये है कि आप क्या करो, एएमयू को केजी में कन्वर्ट कर लो। ओके, और कैलकुलेट करोगे देन आपको एनर्जी किस में मिलेगी? जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। दूसरा वे ये है कि आप एएमयू को डायरेक्टली एनर्जी में कन्वर्ट कर लो। क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है। क्या करोगे? 1 एएमयू इक्वल होता है 931.5 डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, और यूनिट क्या आ जाएगी? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर जो एम है कैपिटल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ में ये रिप्रेजेंट कर रहा है 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये परफिक्स है, आपको याद होनी चाहिए। हमने क्लास 11th में भी ये फर्स्ट चैप्टर में हमने ये किए थे। ओके, अब यहाँ पर अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि जो डेल एम है उसकी यूनिट क्या है? एएमयू। तो देखो इस एक्सप्रेशन में यहाँ से यहाँ तक किसकी वैल्यू है? डेल एम की। तो हम इसकी क्या लिख सकते हैं कलेक्टिवली? डेल एम एएमयू। एएमयू को हम रिप्लेस करेंगे इसके साथ में, कैलकुलेट करेंगे, तो जो फाइनली हमारे पास आता है वो ये रहता है। ये सी स्क्वायर मत भूल जाना। ओके, तो अगर आपके पास जो मास है वो किस में है? एएमयू में है, तो आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो, और अगर केजी में है देन यही यूज करो। ओके, डेल एम सी स्क्वायर। ओके, इतना नोट कर लीजिए। अब देखो यहाँ पर हमने जिस एनर्जी की अभी बात की, जिसे हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसी को हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। अब ये बाइंडिंग एनर्जी क्या है? देखो, इसको हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट, जैसे हमने अभी समझा इसको कि न्यूक्लियस जब फॉर्म होता है तो कुछ एनर्जी वहां से रिलीज होती है ना, कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, वो एनर्जी रिलीज हो जाती है। अब ये एनर्जी का रिलीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है जिससे वहां पर न्यूक्लियस फॉर्म हो पाए। ओके, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप उसको समझ सकते हो। लेकिन दूसरा वे क्या है? दूसरा वे ये है कि जितनी एनर्जी ये रिलीज हुई है न्यूक्लियस फॉर्म होते हुए, है ना, अगर आप उस न्यूक्लियस को फिर से ब्रेक करना चाहते हो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को, मतलब न्यूक्लियॉन्स को एक दूसरे से सेपरेट करना चाहते हो, अगर सेपरेशन हो गया तो न्यूक्लियस वहां पर ब्रेक हो जाएगा। तो अगर आप ये करना चाहते हो तो आपको कितनी अमाउंट में एनर्जी चाहिए? तो ऐसा करने के लिए जितनी एनर्जी वहां से रिलीज हुई है इतनी ही अगर आप उसको प्रोवाइड करा दो तो वो जो न्यूक्लियस है वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब अपनी इनिशियल स्टार्टिंग वाली फॉर्म में वो चला जाएगा। ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी को हम दो तरह से समझते हैं। न्यूक्लियस को फॉर्म करते हुए जितनी एनर्जी चाहिए उसको भी बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे, और उसको फिर से ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको भी हम क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। मतलब दोनों में जो एनर्जी चाहिए वो सेम होती है। ओके, और इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? जो मास डिफेक्ट था उसकी हेल्प से,
तो जो अभी हमने ई का एक्सप्रेशन देखा है वही किसका एक्सप्रेशन हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी का। ओके, अब यहाँ पर देखो कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। अगर हम जानना चाहते हैं हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी, मतलब वहां पर जो न्यूक्लियस है उसको आपको ब्रेक करना है न्यूक्लियॉन्स में, तो कितनी अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी या कितनी बाइंडिंग एनर्जी चाहिए, तो ये होती है 0। इसको आप ये फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हो सकता है ना समझ पाओ, बट सेकंड के अकॉर्डिंग अगर समझने का ट्राई करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हैं, सिर्फ एक ही है। इसकी बात कर रहे हैं हम, इसके न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, एटम की नहीं, न्यूक्लियस की। 1H1 के, तो यहाँ पर कितने प्रोटॉन है, एक। न्यूट्रॉन कितना है, 0। तो अगर हम न्यूक्लियॉन की बात करें, ये कितना है, एक अकेला है। तो जब वहां पर एक ही न्यूक्लियॉन है, अगर हम न्यूक्लियस को ब्रेक करेंगे तो भी हम किस में करेंगे, जितने न्यूक्लियॉन्स थे वहां पर, जितने प्रोटॉन थे, जितने न्यूट्रॉन थे, उनको हम सेपरेट कर रहे थे। अब वहां पर है ही एक प्रोटॉन, उसको सेपरेट कैसे करोगे? ओके, तो वहां पर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 0। अब इस पर आ जाते हैं। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी, डेल एम सी स्क्वायर हो जाएगी। ये 0 है, दैट्स मीन डेल एम मतलब मास डिफेक्ट फॉर हाइड्रोजन न्यूक्लियस कितना आ जाएगा, 0। ओके, किसकी बात कर रहे हैं हम, ये इस न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। और ये 0 आने का मतलब जो आपने मेजर की है वैल्यू इस न्यूक्लियस की, और जो कैलकुलेशन वाइज होनी चाहिए, वो दोनों सेम आएंगे। मतलब आप इसको इससे भी निकाल सकते हो। ओके, अब यहां पर इसको अगर कैलकुलेट करें, यहाँ पर ए कितना है, 1 है, जेड भी कितना है, 1 है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन के। कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा ये, है ना। तो यहां से आपके पास क्या आ गई, ये जो हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है उसका मास कितना है, इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन, और यही उसकी मेजर्ड वैल्यू भी होती है मास की। ओके, लेकिन क्या आप ये बाइंडिंग एनर्जी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो? नहीं, हम एटम के साथ भी बाइंडिंग एनर्जी पढ़ चुके हैं। ओके, ये इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से भी पूछ सकते हैं। ये तो सिर्फ किसकी है बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियस की। एटम की बाइंडिंग एनर्जी भी सेम होगी या डिफरेंट होगी, डिफरेंट होगी, बिकॉज जब आप एटॉमिक लेवल पर बात कर रहे हो बाइंडिंग एनर्जी की, तो उसका मतलब दूसरा हो जाता है। क्या? हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि अगर हमारे पास एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, अपनी ऑर्बिट में वो घूम रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, तो अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को उसकी ऑर्बिट से निकालना चाहते हो तो आपको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसको, है ना। जितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसको हम बोल रहे थे आयनाइजेशन एनर्जी, और वही होती है बाइंडिंग एनर्जी। तो अगर आप यहाँ पर हाइड्रोजन एटम की बाइंडिंग एनर्जी की बात करोगे तो वो कितनी होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अगर उसी हाइड्रोजन एटम के सिर्फ न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी की बात करोगे, मतलब आप उसके न्यूक्लियस को ब्रेक करना चाहते हो, तो कितनी अमाउंट में आपको एनर्जी चाहिए, तो वो कितनी होती है, 0। तो यहाँ से आई होप कि आपको ये डिफरेंस क्लियरली विजिबल है। ओके, कंफ्यूजन नहीं होगा, ये नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर कुछ नोट देख लेते हैं। फर्स्ट थिंग, हम कभी कभी क्वेश्चन में हमें मिलेगा रेस्ट मास। ओके, रेस्ट मास क्या होता है, जो एक्चुअल मास होगा, जो भी हमें पार्टिकल दिया गया है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, जो भी पार्टिकल है उसका जो एक्चुअल मास है, ये उसकी बात कर रहे हैं, या एटम के मास की बात कर रहे हैं, या फिर न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। ओके, उनका जो एक्चुअल मास है, जो कि मेजर किया जाता है, ओके, वही रेस्ट मास होता है। तो रेस्ट टर्म क्यों यूज होती है, ये हमारे पास आती है रिलेटिविटी। ओके, रिलेटिविटी में रिलेटिव मास आता है जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल मोशन स्टेट में होता है, तो उसका मास चेंज हो जाता है। ओके, तो तब हम जो मास मेजर करेंगे उसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव मास। अगर वो रेस्ट में है, हम तब उसको मेजर कर रहे हैं, ओके, देन हमारे पास क्या आएगा, रेस्ट मास। तो ये वही रेस्ट मास है। रिलेटिव मास हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना है, बट अगर रेस्ट मास टर्म यूज होता है तो वो क्या है, नॉर्मली उसका जो एक्चुअल मास है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आती है बाइंडिंग एनर्जी। देखो, बाइंडिंग एनर्जी को अभी हमने देखा, इसको हमने लिखा था इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस, लेकिन इसको हम एटम के मास की टर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो हमारे पास एटम है,
और न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इसका मास हमें पता है। किसका मास चाहिए? एटम का। एटम में और एक्स्ट्रा क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स का मास भी ऐड कर दे किसके मास में? न्यूक्लियस के मास में, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो किसकी होगी? एटम के मास की। ओके, तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाती है। जितने उसमें इलेक्ट्रॉन है उनका मास Zme प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस इक्वल्स टू मास ऑफ एटम। अब अगर इसकी टर्म में हमें क्या चाहिए? बाइंडिंग एनर्जी। तो क्या करना है? देखो, ये तो एज इट इज रहेगा, जहां पर न्यूक्लियस का मास था उसको रिप्लेस कर देना है। यहाँ से रीअरेंज करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे इसकी टर्म में, यहाँ पर प्लेस करेंगे तो क्या आएगा? ये। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं एक बार। मास ऑफ न्यूक्लियस, ये कौन सा मास है जो कि एक्चुअली में होना चाहिए मैथमेटिकली, है ना। एम हमने बोला था जो कि मेजर्ड वैल्यू है न्यूक्लियस के मास की। ओके, इसी को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? mx से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये है मास ऑफ एटम, जिसमें हमने ये मेजर्ड वैल्यू यूज की है और साथ में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक नंबर। ओके, तो ये टर्म्स हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए इनको स्पेसिफाई कर दिया है। एक और तरह से आपको बाइंडिंग एनर्जी लिखी हुई मिल सकती है। कैसे? इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में हमारे पास क्या होते हैं? हाइड्रोजन एटम हम बात कर रहे हैं प्रोटियम की, 1h1 की। ओके, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? एक होगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी एक होगा। अगर हम इन दोनों के मास को ऐड करें तो ये इनका मास होना चाहिए, है ना। और यही किसका मास होना चाहिए? मास ऑफ हाइड्रोजन। तो हम यहाँ पर ये जो mp है और me है, इन दोनों को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? mh से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, तो अगर h की टर्म में लिखा हुआ मिल रहा है, दैट्स मीन उन्होंने किसकी टर्म में लिखा है? मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। इतना नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। देखो, ये हम देख चुके हैं कि जब न्यूक्लियस फॉर्म होगा तो बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होगी, है ना। जो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी की अमाउंट है उतनी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन साथ में हम ये भी देख चुके हैं कि अगर हम उस न्यूक्लियस को ब्रेक करना चाहते हैं, ओके, तो भी हमें उसे इतनी ही एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। अब इसका एक मतलब ये भी होता है कि जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी की अमाउंट है ना, न्यूक्लियस को ब्रेक करना उतना ही मुश्किल है। मतलब जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी की अमाउंट उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, लेकिन इसका कॉन्ट्रडिक्शन भी हमें मिल सकता है। मतलब कुछ ऐसे केसेस हमें मिल सकते हैं जहां पर स्टेबिलिटी तो कम है ना। मतलब न्यूक्लियस को आप इजीली ब्रेक कर पा रहे हो लेकिन बाइंडिंग एनर्जी की अमाउंट बहुत ज्यादा थी। ओके, तो वहां पर ऐसा क्या हो रहा है कि वहां पर इजीली आप उसको ब्रेक कर पा रहे हो? रीजन होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, टोटल न्यूक्लियस को इतनी आपको अमाउंट देनी पड़ेगी, लेकिन पर न्यूक्लियन कितनी जरूरत है? जो एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड है न्यूक्लियस से एक सिंगल न्यूक्लियन को सेपरेट करने के लिए, रिमूव करने के लिए, वो क्या हो जाएगी? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। कैसे निकाल सकते हो? जो न्यूक्लियस को आप टोटल बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड कराओगे उसको डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन से, मतलब एटॉमिक नंबर से। ओके, तो एक न्यूक्लियन को कितनी बाइंडिंग एनर्जी चाहिए उसकी अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी। अब इस चीज को क्लियरली समझो कि एक न्यूक्लियन को जितनी ज्यादा आपको एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ रही है उसको फ्री करने के लिए, न्यूक्लियस से रिमूव करने के लिए, उस पर्टिकुलर न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब जो स्टेबिलिटी होती है किसी भी न्यूक्लियस की वो बाइंडिंग एनर्जी पर नहीं डिपेंड करेगी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो अमाउंट आएगी उस पर डिपेंड करेगी। कैसे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा आएगी। ओके, ओके,
तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जितनी ज्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट है न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ग्राफ की। ग्राफ किसका ग्राफ है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस एटॉमिक मास। ओके, यहाँ जब हम इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो हमें कुछ नए रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके, और चीजों को और क्लैरिटी के साथ समझने को मिलता है। क्या रिजल्ट्स है, फर्स्ट है जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो इंक्रीज होती है, किसके इंक्रीज होने के साथ में, जो मास नंबर ए है। ओके, जब आप स्टार्टिंग में देखोगे तो जैसे जैसे ए इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे जो बाइंडिंग एनर्जी की अमाउंट है पर न्यूक्लियन वो भी इंक्रीज हो रही है। कहां तक इंक्रीज होती है, जब आप इस मास नंबर पर जाओगे, ओके, तो आपको जो अमाउंट मिलेगी वो मैक्सिमम होगी, और ये किसके लिए मिलती है, आयरन के लिए, Fe न्यूक्लियस के लिए। ओके, आगे, उसके आगे जब आप जाते हो तो एक आपको रेंज मिल जाएगी, कहां से कहां तक, 50 से 80 तक की रेंज। इस रेंज में जो न्यूक्लियाई आएंगे उनकी अगर आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अमाउंट निकाल रहे हो तो थोड़ी सी चेंज होगी, लेकिन वो चेंज इतना कम होगा कि हम उसको कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हैं, जो चेंजेस हैं उनको निग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इस रेंज में जो ये एनर्जी है, जो ये अमाउंट है वो लगभग कांस्टेंट रहती है। इसी को एक और तरह से भी बोला जाता है कि यहाँ पर या इस पर्टिकुलर रेंज में जो बाइंडिंग एनर्जी होती है पर न्यूक्लियन वो मास नंबर से इंडिपेंडेंट होती है। मतलब मास नंबर के कम या ज्यादा होने से उस पर बाइंडिंग एनर्जी की जो अमाउंट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, है ना। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चेंजेस हो रहे हैं वो काफी ज्यादा कम है। ओके, उसके बाद जब आप इससे आगे जाओगे तो आपको यहाँ पर ये ग्राफ मिलता है, जिससे क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो रही है, लेकिन मास, एटॉमिक मास तो बढ़ रहा है ना। तो पहले जो इंक्रीज हो रहा था ये कहां तक हो रहा था, जब आप अराउंड कहां तक जाओगे, 56 तक, उसके बाद 80 तक, अराउंड 80 तक ये कांस्टेंट रहता है, और उसके बाद ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, एंड देन जब आप किस पर जाते हो, 238 के न्यूक्लियस पर, जो कि किसका होता है, यूरेनियम का न्यूक्लियस होता है, वहां पर आपको जो ये अमाउंट मिलती है वो कितनी मिलती है, अराउंड 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो यहां से यहां तक ये इतना डिक्रीज हो चुका होता है, और ये हम पर न्यूक्लियन जो रिक्वायरमेंट होती है बाइंडिंग एनर्जी की, है ना, उसकी बात कर रहे हैं। ओके, अब यहां से एक कंक्लूजन निकाला जा सकता है, क्या, देखो ये जो रेंज है इससे पहले के जो न्यूक्लियस है उनके लिए ये अमाउंट कम है, हाँ, मतलब उनकी स्टेबिलिटी कम हो गई। इसके आगे जब हम जा रहे हैं तो भी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अमाउंट आ रही है वो कम आ रही है, मतलब उनकी भी स्टेबिलिटी इनकी कंपैरिजन में कम है। तो इस रेंज में जो हमारे पास न्यूक्लियस आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेबल की कैटेगरी में रखते हैं, बाकी के कंपैरिजन में ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं न्यूक्लियर फोर्स, और इनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स। अभी हमने जब डिस्कशन किया था कि न्यूक्लियस कैसे फॉर्म होता है तो हम बात कर रहे थे कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में वहां पर रिपल्शन होता है। ओके, उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए और वहां पर एक अट्रैक्शन का फोर्स एस्टेब्लिश करने के लिए जो फोर्स वर्क कर रहे होते हैं वो कौन से फोर्स होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। ये स्पेशली न्यूक्लियस के अंदर ही मिलते हैं। ओके, इनकी बात करें प्रॉपर्टीज की तो ये हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में वर्क करे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, हमेशा हर न्यूक्लियन इनके लिए सेम होता है। ओके, और सबके बीच में अट्रैक्शन ही वर्क कर रहा होता है। ओके, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। तो ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा,
न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, स्टिल ये सेम वे में दोनों के बीच में वर्क करता है। ओके, तो ये इंडिपेंडेंट होगा किससे? चार्ज से। बात करें स्ट्रेंथ की, तो ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स और जो कूलाम्बिक फोर्स होता है दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, ऐड कर सकते हैं इस पॉइंट को। जो न्यूक्लियर फोर्स होंगे वो स्ट्रॉन्ग होते हैं किसके कंपैरिजन में? आप ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर लो, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच वर्क करता है? मासेस के बीच में। और कूलाम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स चार्जेस के बीच में, ये दोनों से ज्यादा इफेक्टिव होता है। ओके, लेकिन साथ में शॉर्ट रेंज होता है, मतलब सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर होगा। फर्स्ट थिंग, न्यूक्लियस भी किस साइज का होना चाहिए? अराउंड दिस। अगर इससे बड़ा साइज का न्यूक्लियस हो गया है तो वहां पर इनका जो इफेक्ट है न्यूक्लियॉन्स पर अट्रैक्ट करने का, वो कम हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए इनको बोला जाता है कि स्ट्रॉन्ग है बट शॉर्ट रेंज है। इस रेंज में ही, इस साइज के न्यूक्लियस में ही इफेक्टिवली वो वर्क कर सकते हैं। अदरवाइज फिर वहां पर वो वर्क तो करेंगे लेकिन उनका इतना इफेक्ट नहीं रहेगा, उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्गली न्यूक्लियस को फॉर्म नहीं कर पाएंगे, बिकॉज न्यूक्लियस को फॉर्म करने के लिए जो न्यूक्लियॉन्स है उनके बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए। वो अट्रैक्शन इन्हीं फोर्सेस की वजह से आ रहा था, और ये वीक हो गए तो वो भी वीक हो जाएगा। ओके, बात करें वर्क करने की, तो सबके बीच में सेम वे में वर्क करता है। ओके, जैसा अभी हमने बताया कि ना तो चार्ज पर डिपेंड करेगा, ओके, और जो इसकी नेचर है अट्रैक्ट करने की न्यूक्लियस को, वो हमेशा एज इट इज रहती है। नेक्स्ट, स्टेबल न्यूक्लियस की अभी हम बात कर चुके हैं, लेकिन क्या बाइंडिंग एनर्जी से अलग भी कोई वे है जिससे हम ये जान सकते हैं कि पर्टिकुलर न्यूक्लियस स्टेबल है या अनस्टेबल? हाँ, एक वे है। क्या है? अगर हमारे पास एक सिचुएशन है, हम एक ऐसे न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं जिसका एटॉमिक नंबर 20 है या 20 से कम है, तो वहां पर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशो है वो अराउंड कितना होना चाहिए? 1। मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर अराउंड इक्वल है तो वहां पर जो न्यूक्लियस होगा वो स्टेबल होगा। अगर नहीं, तो जिनमें ऐसा नहीं है वो सब अनस्टेबल होंगे। ओके, ये सिचुएशन कब तक है? जब तक एटॉमिक जो नंबर है वो या तो 20 है या 20 से कम है। अगर ज्यादा हुआ देन, अगर ज्यादा है तो ये रेशियो अराउंड होना चाहिए 1.5। अगर 1.5 से काफी ज्यादा बढ़ जाता है या काफी ज्यादा कम हो जाता है तो वहां पर भी जो हमारे पास न्यूक्लियस आते हैं उनको हम रखते हैं अनस्टेबल वाली कैटेगरी में। ओके, तो वो क्या होंगे? अनस्टेबल होंगे। तो यही यहाँ पर लिखा है, जो हमारे पास रिमेनिंग न्यूक्लियाई है वो सब क्या होते हैं? अनस्टेबल। अब क्योंकि कोई भी अनस्टेबल चीज है वो खुद को स्टेबल बनाने का ट्राई करेगी, ये अनस्टेबल न्यूक्लियस भी यही ट्राई करते हैं, और इसके लिए ये जिस प्रोसेस का यूज करते हैं उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिके। ओके, क्या होता है इस प्रोसेस में? जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें? स्टेबल न्यूक्लियस में। अब ये जो प्रोसेस होती है ये होती है स्पॉन्टेनियस, या आप इसको बोल सकते हो नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस होने का मतलब, अगर कहीं पर किसी भी सिचुएशन में कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस रखा है तो उसको बाहर से किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की, पर्टिकुलर कंडीशन की या पर्टिकुलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर वो अनस्टेबल है तो वो सिंपली अपनी प्रोसेस को स्टार्ट कर सकता है और वो स्टेबल न्यूक्लियस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ये प्रोसेस किसी भी सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करती। ओके, आपका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। अगर कहीं पर अनस्टेबल न्यूक्लियस है तो वो खुद ही स्टेबल की प्रोसेस को स्टार्ट कर सकता है। ये जो फिनोमिना होता है, ये जो इवेंट होता है, इसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। ओके, नोट कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं कि रेडियो एक्टिव डिके की कई तरह की प्रोसेस है, बट हमारे पास कौन कौन सी है? अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके। ओके, वो सब क्या होते हैं? तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट आ जाती है अल्फा डिके। अल्फा डिके क्या होता है? सिंपली, अगर प्रोसेस में
एक अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है। ओके, जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो एक अल्फा पार्टिकल को इमिट कर रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अल्फा डीके। अब ये यूजुअली किन न्यूक्लियस में मिलती है? जिनका मास नंबर 210 से ज्यादा होता है। ओके, मतलब ये लार्जर जो न्यूक्लियाई होते हैं उनमें ये प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी कि अल्फा डीके वहां पर बहुत नॉर्मल सी चीज है कि ये हो ही रहा है। प्रोसेस से समझ लेते हैं इसको। ये सपोज हमारे पास मेन न्यूक्लियस है, जिसको आप क्या बोल सकते हो? रिएक्टेंट, या फिर पेरेंट न्यूक्लियस भी बोल सकते हो। अल्फा डीके करेगा, मतलब ये अल्फा पार्टिकल है ना, हीलियम न्यूक्लियस, और साथ में जो रिमेनिंग होगा ये प्लस एनर्जी। देखो, ये तो हमारे पास क्या हो गया? अल्फा पार्टिकल। ये इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हुई है, और ये अनस्टेबल न्यूक्लियस था, है ना। अब ये स्टेबल होना चाहता है, तो उसके लिए जो नए न्यूक्लियस में ये ट्रांसफॉर्म हुआ है ये वो वाला है। ओके, अल्फा डीके हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल हो गया, बट जो मेन न्यूक्लियस है वो ये है जो प्रोसेस के बाद हमें मिला है। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास इसका मास नंबर कितना था? ए, एटॉमिक नंबर जेड। जो ये प्रोसेस होती है, इनमें आप स्टार्टिंग में देखो या लास्ट में, कितने भी पार्टिकल्स बन रहे हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, जो टोटल मास नंबर है और जो टोटल एटॉमिक नंबर है वो हमेशा सेम रहेगा। प्रोसेस से पहले एटॉमिक नंबर कितना है? जेड। वाई के पास कितना है? Z-2। इसके पास एटॉमिक नंबर 2। टोटल करोगे कितना आ गया? Z। सिमिलरली मास नंबर काउंट कर सकते हो। इधर कितना है? A। यहाँ पर प्रोसेस के बाद में A-4 प्लस 4 कितना आ गया? A। जितना इस साइड है उतना ही इस साइड भी होना चाहिए। ओके, इसको अभी हम एज अ नोट ऐड कर लेंगे। ओके, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं। ये तो हो गया हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियस या फिर रिएक्टेंट। इसको रिएक्टेंट बोल रहे हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। अगर इसको पेरेंट न्यूक्लियस बोल रहे हैं तो इनको क्या बोल देंगे? डॉटर न्यूक्लियस। ओके, क्यों क्या हो जाएगी? एनर्जी जो भी रिलीज हुई है या फिर एब्जॉर्ब हुई है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है मतलब रिलीज हुई है, और ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोल सकते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और अगर लेस देन 0 है देन एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, और उसको हम क्या बोलेंगे फिर? एंडोथर्मिक प्रोसेस। ओके, अब यहाँ पर ये जो Q है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, ओके, इसको हम यहाँ पर Q वैल्यू भी बोलते हैं, और इसको मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर करेंगे? जैसे हमने अभी पढ़ा था एनर्जी इक्विवेलेंस, आइंस्टीन ने दिया था जो E बराबर mc²। E क्या थी हमारे पास? एनर्जी, और mc² में है जो मास एनर्जी में ट्रांसफर हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। इस प्रोसेस में भी क्या हो रहा है? यहाँ पर इस न्यूक्लियस का कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब ये जो मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, कितनी एनर्जी फॉर्म हुई है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? c² से मल्टीप्लाई करके। देखो, यहाँ ये जो डेल m है इसको हम किससे डिनोट करते हैं? मास डिफेक्ट बोलते हैं। और जब हम न्यूक्लियस फॉर्म होने की बात करते हैं तब हम इसकी बात करते हैं, बट ये उससे थोड़ा डिफरेंट है। आप इसकी वैल्यू वहां पर जो हमने इक्वेशन लिखी, फिर हमने आगे जाके बाइंडिंग एनर्जी की इक्वेशन लिखी, वहां से नहीं निकालनी है। कैसे यूज करेंगे? इसका मास था, ओके, इसका मास है, देन इसका मास है, इसकी वैल्यू हमें चाहिए मास ऑफ x माइनस मास ऑफ y माइनस मास ऑफ अल्फा। मतलब देखो, हमने बोला कि हमारे पास जो मेन न्यूक्लियस था उसका कुछ मास कन्वर्ट हुआ है एनर्जी में, है ना। तो यहाँ पर जो टोटल मास है और यहाँ पर जो टोटल मास है इनका डिफरेंस लेंगे। जब डिफरेंस लेंगे तो जो मास हम यूज करेंगे वो या तो सबके एटॉमिक मास होने चाहिए, एटम के मास होने चाहिए, या फिर सबके न्यूक्लियस के मास होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक का एटॉमिक मास है और एक का न्यूक्लियस का मास है, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। ये तो सबका एटॉमिक मास होना चाहिए या फिर सबका न्यूक्लियस का मास होना चाहिए। ओके, तो पहले जो हमारे पास
रिएक्टेंट है, देन जो हमारे पास प्रोडक्ट है ना। अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम इसको किसकी टर्म में लिखना चाहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी की टर्म में, तो वो भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो यहाँ पर जो ये प्रोसेस हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल होना चाहता है, और जब वो स्टेबल होगा तो स्टेबल न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, ज्यादा होती है, तो फाइनली हमें जो एनर्जी मिलेगी वो ज्यादा होगी। तो इस पर्सपेक्टिव से हम इसको याद कर सकते हैं। और अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो कौन कौन है हमारे पास, वाई है और हीलियम है, तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी को हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे किसकी, जो भी हमारे पास रिएक्टेंट है। एक है तो एक ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक से ज्यादा है तो उन सबको सब्ट्रैक्ट करना है। अब अगर आप जानना चाहते हो कि बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन एग्जैक्टली मैथमेटिकली कैसे आया है, तो उसके लिए आप जो हमने बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला था, अब उसको यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि जब हम मास डिफेक्ट निकाल रहे हैं तो आप ये मत करना कि आपने मेजर वैल्यू देखी और जो मैथमेटिकली कैलकुलेट होके आना चाहिए न्यूक्लियॉन्स का सम, वो रखा और उनको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ये वो वाला मास डिफेक्ट नहीं है। यहाँ पर आप जो मास डिफेक्ट ले रहे हो वो किस किस का है, जो हमारे पास रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है, दोनों के मासेस में प्रोसेस से पहले और बाद में जो डिफरेंस आया है वो वाला मास डिफेक्ट है। जब आप बाइंडिंग एनर्जी निकालोगे तो बाइंडिंग एनर्जी को आप किस किस की टर्म में लिखते हो, न्यूक्लियस के मास की टर्म में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास की टर्म में, है ना। तो वही फॉर्मूला हमने रीअरेंज कर दिया, बाइंडिंग एनर्जी इधर होती थी, मास ऑफ न्यूक्लियस इधर होता था, उसको हमने रीअरेंज करके लिख दिया। ये मेजर्ड वैल्यू हम यूज कर रहे हैं। ओके, इसी को आप एटम वाली जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसको भी यूज कर सकते हो। उसमें क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वाली टर्म एक्स्ट्रा आ जाती थी, यहाँ पर क्या होता था, मास ऑफ एटम और इस साइड बाइंडिंग एनर्जी, तो इसको भी रीअरेंज कर लिया है। इन दोनों में से किसी एक को यूज कर लो। इसको यूज करोगे तो तीनों के लिए वन बाय वन करके इसको अप्लाई करो, वैल्यूज को प्लेस करो यहाँ पर, यही आंसर आएगा। ओके, देखो आपको अगर सिर्फ एक एक्सप्रेशन याद करना है, आप ये याद कर लीजिए और ये याद कर लीजिए, मास की टर्म में ये और बाइंडिंग एनर्जी की टर्म में ये। देन एटम का मास दिया जाए या न्यूक्लियस का मास, आप दोनों में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कैलकुलेट करके देखना है खुद से तो आप इसको यूज कर लो, है ना, और तीनों के लिए वन बाय वन करके अप्लाई करो, यहाँ पर प्लेस करो, कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगा। आप बोल रहे हो कि मुझे तो एटम वाले मास से कैलकुलेट करना है, तो इसको ले लो फिर तीनों के लिए, mx के लिए, my के लिए और m अल्फा के लिए, तीनों के लिए इसको अप्लाई करो वन बाय वन करके, यहाँ पर प्लेस करो, कैलकुलेट करो, ये आंसर आ जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, अब इसमें एक और क्या चीज आपसे पूछी जा सकती है, काइनेटिक एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज हुई है प्रोसेस में, जो क्यू वैल्यू आपको मिली है, मतलब उतनी एनर्जी या तो रिलीज हुई है या फिर एब्जॉर्ब हुई है। सपोज रिलीज हुई है, रिलीज होने के बाद वो कहाँ पर जाएगी, जो वहां पर प्रोडक्ट रिलीज हुए हैं उनके पास जाएगी। ओके, तो वो अगर हम बोल रहे हैं एज अ प्रोडक्ट हमें क्या क्या मिल रहे हैं, वाई और अल्फा पार्टिकल, तो क्यू जो टोटल अमाउंट है कुछ किसके पास चली जाएगी, वाई के पास और कुछ अल्फा के पास। तो आपसे पूछ सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल की कितनी काइनेटिक एनर्जी है, जो वाई न्यूक्लियस है उसकी कितनी एनर्जी है ना। तो आप कैसे निकालोगे, इस एक्सप्रेशन को डायरेक्टली यूज करके। ओके, वाई न्यूक्लियस के लिए क्या आ जाएगा, 4q/a, और अल्फा न्यूक्लियस के लिए a-4 इंटू क्यू डिवाइडेड बाय a। ये क्यू क्या है, क्यू वैल्यू है जो प्रोसेस में रिलीज हुई है, वो एनर्जी। ओके, और ए, देखो ये मास नंबर है लेकिन किसका है, जो हमारे पास रिएक्टेंट है ना। फॉर एग्जाम्पल इसको देखो, हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है, यूरेनियम, है ना, और इसका मास नंबर अगर हम देखें वो कितना है, 238। और हमने अभी बोला था कि अल्फा पार्टिकल, मतलब अल्फा जो डिके है वो जनरली हमें किस में देखने को मिलता है, जो इस मास नंबर से
ज्यादा मास नंबर वाले न्यूक्लियाई होते हैं। ये है हमारे पास 238, काफी ज्यादा है। अब यहाँ पर हमारे पास यूरेनियम किस में ट्रांसफॉर्म होता है? थोरियम में। साथ में अल्फा पार्टिकल आएगा और साथ में एनर्जी। तो अगर हम यहाँ पर क्या निकालना चाहे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई, जो कि यहाँ पर क्या है? थोरियम, है ना। अल्फा पार्टिकल से अलग जो भी निकलेगा वो क्या होगा? वाई। कैसे निकाले? 4q/a। q की वैल्यू कैसे आएगी? या तो आप डेल mc² से निकाल लो या फिर बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन यूज करके निकाल लो, है ना। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, दोनों के लिए या तो आपको ये अमाउंट पता होनी चाहिए या फिर मासेस पता होनी चाहिए इन सब के। ओके, बात करें ए की, ए क्या हो जाएगा? मास नंबर ऑफ एक्स। जो रिएक्टेंट है, कौन है रिएक्टेंट? यूरेनियम। कितना है मास इसका? 238। तो इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे। ओके, सिमिलरली किसकी निकाल सकते हो? अल्फा पार्टिकल की। कितना आएगा? a-4 डिवाइडेड बाय a इंटू क्यू। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। इस तरह से आप इन एक्सप्रेशंस को यूज कर सकते हो। लेकिन ये जो एक्सप्रेशंस है ये सिर्फ अल्फा डीके में ही एप्लीकेबल है। इसके बाद क्योंकि हम बीटा डीके भी पढ़ने वाले हैं, गामा डीके भी पढ़ने वाले हैं, बीटा डीके में हमारे पास दो तरह की प्रोसेस आ जाएंगी। उनमें जो हमें डॉटर न्यूक्लियाई मिलेंगे या फिर जो प्रोडक्ट मिलेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी आप इन एक्सप्रेशन को यूज करके नहीं निकालोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछा ही नहीं जाएगा उनकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में। इन केस कंडीशन ही पूछ ली जाती है कि ये किन के लिए एप्लीकेबल है, तो ये सिर्फ अल्फा डीके के लिए एप्लीकेबल है। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास बीटा डीके। देखो बीटा डीके हमें दो टाइप के मिलते हैं। ओके, एक होता है बीटा माइनस डीके और एक बीटा प्लस डीके। बीटा माइनस डीके में क्या होगा? यहाँ पर हमारे पास जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है, ओके, मतलब जो एक्स है, रिएक्टेंट है, वो क्या करता है? एक हाई एनर्जी और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इमिट करता है। ओके, इलेक्ट्रॉन हम सिंपली किससे डिनोट करते हैं? ई और माइनस साइन। ओके, और कैसे लिख सकते हैं? इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मास नंबर कितना होगा? 0 और चार्ज कितना होगा? -1। साथ में बिकॉज इसको बीटा पार्टिकल भी बोलते हैं, ओके, तो इसलिए इसको बीटा से भी डिनोट कर सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा? -1। ओके, रिएक्शन देख लेते हैं। हमारे पास रिएक्टेंट है एक्स और जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है? वाई। साथ में आएगा इलेक्ट्रॉन और ये, इसको हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। ओके, और साथ में आएगी एनर्जी। ओके, तो ये हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियाई हो गया, ये दोनों डॉटर न्यूक्लियाई आ गए। हो क्या रहा है? इसका मास नंबर कितना था? ए। एटॉमिक नंबर जेड। जब ये रिएक्शन होती है तो जो मेन प्रोसेस हो रही है वो क्या है? यहाँ पर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है और साथ में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और एक एंटी न्यूट्रिनो। ओके, तो जब यहाँ पर एक न्यूट्रॉन किस में ट्रांसफॉर्म होगा? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, तो मास नंबर तो सेम ही रहेगा, है ना। सपोज पहले क्या थे? 10 प्रोटॉन थे, 11 न्यूट्रॉन थे। अब क्या हो गया? एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया है तो एक यहाँ पर 11 प्रोटॉन हो गए हैं और 10 न्यूट्रॉन बचे, तो मास नंबर तो अभी भी वही है ना। तो ऐसे यहाँ पर मास नंबर अभी भी सेम रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज हो गया है, एक इंक्रीज हो गया है, मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ गया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? Z+1। साथ में कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन आएगा और एंटी न्यूट्रिनो। ओके, क्या यहाँ पर मास नंबर और एटॉमिक नंबर जो रूल होता है, सम होता है, वो फॉलो हो रहा है? हाँ, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पर देखो कितना है मास? ए। यहाँ पर ए, इसके पास 0, इनके पास कुछ मास नहीं होगा, तो यहाँ पर भी ए और यहाँ पर भी ए। एटॉमिक नंबर की बात करें, यहाँ कितना है? Z। इसके पास कितना है? Z+1।
इसके पास मास नहीं है, लेकिन z की वैल्यू तो है कितनी, -1, तो ये कितना आ जाएगा टोटल z। तो ये यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। ओके, बात करें एनर्जी की, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है आप किससे निकाल सकते हो। सिमिलरली mx माइनस my माइनस me, और यहाँ पर c² से मल्टीप्लाई करोगे। दूसरा वे क्या है आपके पास, बाइंडिंग एनर्जी को यूज कर लो। उसमें क्या करोगे, देखो जब मास लिख रहे हो तो पहले रिएक्टेंट वाला लिख रहे हो, जब बाइंडिंग एनर्जी लिखोगे तो पहले प्रोडक्ट वाली लिखोगे। ओके ओके, यहाँ पर आप न्यूक्लियस का मास यूज करो या एटम का मास यूज करो, रिजल्ट सेम आएंगे। ओके, इस पर आ जाते हैं, बीटा प्लस डीके। इसमें क्या होगा, यहाँ पर भी हमारे पास एक हाई एनर्जी और फास्ट मूविंग पॉजिट्रॉन मिलता है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होगा और पॉजिट्रॉन के पास पॉजिटिव। बाकी जो मास है वो सेम रहेगा। ओके, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वही पॉजिट्रॉन का भी मास होता है। रिप्रेजेंटेशन ई पॉजिटिव या फिर यहाँ पर +1 आ जाएंगे, बीटा की टर्म में भी 0 +1। ओके, रिएक्शन की बात करते हैं। जो मेन प्रोसेस है वो क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, और साथ में रिलीज करता है पॉजिट्रॉन। अब यहाँ पर ये क्या है, इसको बोलते हैं हम न्यूट्रिनो। ओके, और ये दोनों मासलेस होते हैं और साथ में चार्जलेस भी होते हैं। मतलब ना इनके पास कोई मास है और ना ही इनके पास कोई चार्ज है, इसलिए ना तो हमने इनको यहाँ पर ऐड किया और ना ही अगर आप यहाँ पर चार्ज देखो तो वहां पर ये ऐड होंगे, है ना। अब यहाँ पर अगर इस रिएक्शन को समझे, क्योंकि एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है, जो मास नंबर है वो तो अभी भी सेम रहेगा, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो इस बार कम हो जाएगा। पहले क्या थे, सपोज 10 और 11, अब क्या हो गए हैं 9। ओके, तो यहाँ पर पहले z था, इस बार क्या आ जाएगा z -1। बात करें इस एनर्जी की, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, या तो आप सिंपली किसको यूज कर सकते हो, बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन। ओके, या फिर आप किसको यूज कर सकते हो, मास को। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आ जाता है। क्या चेंज आएगा, अगर आप न्यूक्लियस का मास यूज कर रहे हो तो ये एज इट इज है mx माइनस my माइनस me। लेकिन अगर आप इसको एटम के मास के टर्म्स में यूज कर रहे हो, देन आपको ये वाला एक्सप्रेशन यूज करना है। ये सिर्फ इसी में है सिचुएशन, और किसी में नहीं है। और में सिंपली आप क्या करोगे, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, एनर्जी कर रहे हो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का मास एक्स्ट्रा आएगा जो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, नोट कर लीजिए। लास्ट है हमारे पास गामा डीके। गामा डीके हमें कब मिलता है, देखो जब कोई प्रोसेस हो रही होती है, सपोज जब हम गामा डीके की बात करते हैं तो ये हमें यूजुअली अल्फा डीके और बीटा डीके के टाइम मिलता है ना। अल्फा डीके हो रहा है या बीटा डीके हो रहा है, उसके बाद गामा डीके होना बहुत नेचुरल सी चीज है। मतलब हर रिएक्शन में जिसमें अल्फा डीके बीटा डीके हो रहा है वहां पर गामा डीके मिलेगा ही। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब वहां पर अल्फा डीके बीटा डीके हो रहा होता है, ये इस तरह की प्रोसेस हो रही होती है, तो जो न्यूक्लियस है वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एटम वाले चैप्टर में हमने देखा था कि एनर्जी लेवल्स होते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। लेकिन सेम सिचुएशन न्यूक्लियस के पास भी होती है, वो भी अपनी एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। अब ये हमारे पास डेप्थ में नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इसको इलेबोरेट नहीं कर रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बट इतना हम समझ सकते हैं कि न्यूक्लियस भी अपनी एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात करिए न्यूक्लियस की, वो ज्यादा टाइम अपनी एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह पाएगा। ओके, और जब कोई भी पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट से आता है तो उसको अपनी एनर्जी कम करनी पड़ेगी, जिसको वो रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो इन द सेम वे न्यूक्लियस भी कुछ एनर्जी को रिलीज करता है, और ये जो एनर्जी होती है काफी हाई एनर्जी होती है। किसके ऑर्डर की होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होगी। ओके, और ये जिस रेंज में आती है उसको हम बोलते हैं गामा रेडिएशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, गामा डीके। ओके, अब बात करें
देखो, कभी-कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हमारे पास कोई प्रोसेस है और उसमें सिंपली एक ऐसा स्टेप है जिसमें जो न्यूक्लियस है वो सिर्फ गामा डिके कर रहा है ना? तो क्या वहाँ पर उसका कोई एटॉमिक नंबर या मास नंबर चेंज होगा या एज़ इट इज़ रहेगा? तो देखो, गामा डिके एक साइड में जैसे एनर्जी निकल जाती है वैसे वाली प्रोसेस है। उससे ना तो मास नंबर पर कोई इफ़ेक्ट होगा और ना ही एटॉमिक नंबर पर। ओके? तो वही पॉइंट ये है कि जब गामा डिके होगा, मास नंबर या एटॉमिक नंबर पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो, ये नोट जो हमने अल्फा डीके वाले पार्ट में डिस्कस किया था, ये दोनों पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके बेस पर आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। आपको कोई इक्वेशन दी गई है और उसमें उन्होंने एक पार्टिकल को फिल अप करने के लिए बोल दिया कि आप इसको बताओ कि यहाँ पर कौन-सा पार्टिकल रिलीज़ हो सकता है या उस पार्टिकल का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा या मास नंबर क्या होगा, है ना? पार्टिकल या न्यूक्लियस या एटम जो भी है, तो आप क्या कर सकते हो, सबके मास नंबर को ऐड कर सकते हो, रिएक्टेंट वाले, और प्रोडक्ट वाले मास नंबर को ऐड कर सकते हो, दोनों का सम इक्वल आना चाहिए। तो ऐसी एक ही सिचुएशन होगी और वही पर्टिकुलर आंसर हो जाएगा। ओके, सेम चीज़ आप किसमें कर सकते हो? एटॉमिक मास में भी कर सकते हो। ओके, तो मास नंबर और एटॉमिक मास नंबर दोनों में से कोई भी आपसे पूछा जाए, आप इनको यूज़ कर सकते हो। नोट कर लीजिए, और ये आप अल्फा डीके हो रहा है, बीटा डीके हो रहा है या कोई नॉर्मल सी आपको रिएक्शन दे दी गई है ना? सब में ये एप्लीकेबल है, तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी। देखो, अभी तक हमने न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, उनके बारे में जाना। न्यूक्लियर रिएक्शंस मतलब जिसमें न्यूक्लियस पार्टिसिपेट कर रहा होता है। ओके, अब यहाँ पर ऐसी जो प्रोसेस है उसमें जो एनर्जी हमें मिलेगी उसको हम क्या बोल देंगे? न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, न्यूक्लियर प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या बोल देंगे? न्यूक्लियर एनर्जी। अब ऐसी कुछ प्रोसेस की अगर हम बात करें, एक आ जाती है हमारे पास रेडियो एक्टिविटी की, जिसको अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब नेचुरली हो रही है। ओके, दूसरी आ जाती है हमारे पास न्यूक्लियर फिजन। अब इसमें अगेन ये दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती है न्यूक्लियर फिजन। फर्स्ट, जो नेचुरली हो रही है प्रोसेस। अगेन, जो नेचुरली हो रही है उनको हम फिर से किससे कनेक्ट कर देते हैं? रेडियो एक्टिविटी से, रेडियो एक्टिव डीके से। दूसरी यहाँ पर आ जाता है इंड्यूस्ड फिजन। इंड्यूस्ड फिजन में हमारे पास क्या होगा? हमारे पास हमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन हुआ, पॉजिट्रॉन हुआ या प्रोटॉन हुआ। इनका हम यूज करते हैं इन फ्यूजन वाली प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम अभी बात करेंगे यूरेनियम की। यूरेनियम न्यूक्लियर फ्यूजन करता है, लेकिन इस फ्यूजन को स्टार्ट करने के लिए इसे एक न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। ओके, बाकी आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कराना है, एक न्यूट्रॉन प्रोवाइड करा दीजिए, ये उसके साथ कोलाइड करेगा और उसको एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट बना देगा। ओके, तो इस तरह की जो न्यूक्लियर फिजन वाली प्रोसेस है उनको हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड फिजन, जिनको इनिशिएट स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ पर्टिकुलर पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। ये क्या है? देखो, अगर आप एग्जाम्पल लो तो इसके एग्जाम्पल आपको अर्थ से बाहर मिलेंगे। जैसे सन है हमारे पास, सन की जो एनर्जी है, जो पावर है, उससे जो हीट मिल रही है, वो रिजल्ट होता है न्यूक्लियर फ्यूजन का। ओके, सन के अलावा जो स्टार्स है वहां पर भी ये प्रोसेस हो रही है, तो आप इसको बोल सकते हो कि है तो ये नेचुरल प्रोसेस। ओके, बिकॉज वहां पर कराने वाला कोई नहीं है, वहां पर नेचुरली वो प्रोसेस हो रही है, लेकिन अर्थ पर आपको ये प्रोसेस देखने के लिए नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? बिकॉज इसके लिए कुछ ऐसी कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है जो अर्थ पर ट्राई कर रहे हैं क्रिएट करने का, बट अभी तक तो सक्सेसफुल नहीं हुए। ओके, बात करेंगे इसके बारे में। अभी के लिए हमारा जो फोकस है वो यहीं पर है कि कौन स्पॉन्टेनियस है, नेचुरली हो पा रही है और कौन नहीं। तो उस पर्सपेक्टिव से जो न्यूक्लियर फिजन है वो नेचुरल तो है, ओके, लेकिन उसको कराने के लिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस का होना जरूरी है, जो कि अर्थ पर नहीं है। हाँ, पर सन स्टार्स की अगर हम बात करें तो वहां पर ये फ्यूजन
चल रहा है सक्सेसफुली। ओके, अब आ जाते हैं, इसको हम डेप्थ में पढ़ चुके हैं, किस किस टाइप के डीके हमें मिलते हैं। बात कर लेते हैं न्यूक्लियर फिजन की। न्यूक्लियर फिजन होता क्या है? इसमें हमारे पास ये प्रोसेस देखो, फर्स्ट थिंग जो हैवी न्यूक्लियस होंगे उनमें मिलेगी। ओके, हैवी न्यूक्लियस में क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होने लगती है एज कंपेयर टू जो हमें न्यूक्लियस मिलेंगे 50 टू 80 की रेंज में। ओके, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो एनर्जी है, अमाउंट है, वो कम होने का मतलब स्टेबिलिटी कम हो रही है। तो वो खुद को स्टेबल बनाने के लिए न्यूक्लियर फिजन करते हैं, और इसमें जो न्यूक्लियस होगा वो स्प्लिट हो जाएगा 2 और मोर न्यूक्लियाई में। अब इसको समझने के लिए देख लेते हैं इस इक्वेशन को। इसमें हमारे पास यूरेनियम है और कौन सा है, 235। ओके, देखो यूरेनियम के 3 आइसोटोप होते हैं, एक होगा 234, एक होगा 235 और एक 238। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। ये हम लेंगे न्यूक्लियस, एक न्यूट्रॉन से कोलाइड कराएंगे। ओके, इस कोलिजन के होने से क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा और एक नया न्यूक्लियस हमें मिलेगा, वो कौन सा होगा, यूरेनियम 236। अब ये जो न्यूक्लियस है ये फर्दर, बिकॉज ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। ओके, इससे भी ज्यादा अनस्टेबल ये होता है। अब अनस्टेबल है तो ये फर्दर आगे प्रोडक्ट को रिलीज करेगा। अब आगे हमें क्या मिलेगा, बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 नए न्यूट्रॉन। हमने सिर्फ इसको एक न्यूट्रॉन प्रोवाइड कराया था। ओके, लेकिन यहाँ से हमें क्या मिल जाते हैं, 3 न्यू न्यूट्रॉन मिल जाते हैं। अब यहाँ से यहाँ पर इस वाले प्रोसेस में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो ये खुद ही इस प्रोसेस को कंडक्ट कर देता है। ओके, अब ये तो हुई हमारे पास एक प्रोसेस। पॉसिबिलिटी रहती है, हम सेम सिचुएशन की बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक सेम सिचुएशन है, लेकिन हो सकता है हमें ये ना मिलकर ये वाले प्रोडक्ट मिल जाए, जिसमें क्या होता है, जिनोन होता है, स्ट्रोंटियम होता है और 2 न्यूट्रॉन मिलते हैं। ओके, तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी की हो सकता है हमें ये प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। तीसरा, ये भी पॉसिबल है कि ये वाला जो न्यूक्लियस है, ये जो आगे प्रोडक्ट देगा वो कौन से होंगे, एंटीमनी और नियोबियम। इसमें हमें 4 न्यूट्रॉन मिलेंगे। ओके, तो ये सब जो एग्जाम्पल है ये किसके हैं, न्यूक्लियर फिजन के। और न्यूक्लियर फिजन में भी हम किसकी बात कर रहे हैं, इंड्यूस्ड फिजन की। ओके, इतना नोट कर लीजिए। इसी में आगे देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास कुछ और पॉइंट्स आ जाते हैं जो हमें पता होनी चाहिए किसके बारे में, न्यूक्लियर फिजन के बारे में। जैसे फर्स्ट है, टू इनिशिएट द प्रोसेस अ थर्मल न्यूट्रॉन इज रिक्वायर्ड। ओके, अभी हमने बात की कि यहाँ पर इस प्रोसेस को कराने के लिए हमें एक न्यूट्रॉन चाहिए, लेकिन इस न्यूट्रॉन के बारे में कुछ पॉइंट्स है। क्या पॉइंट्स है, पहला, इसको हम थर्मल न्यूट्रॉन भी बोलते हैं। ओके, इसी को स्लो न्यूट्रॉन भी बोला जाता है, और इसकी जो एनर्जी होती है वो होती है 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर इस न्यूट्रॉन की जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये काफी लो एनर्जी वाला न्यूट्रॉन होना चाहिए। थर्मल न्यूट्रॉन हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी है, ये न्यूट्रॉन अपने सराउंडिंग से, अपने एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है उससे अचीव कर सकता है। ओके, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, थर्मल न्यूट्रॉन भी बोलते हैं। स्लो न्यूट्रॉन, बिकॉज इसकी एनर्जी काफी ज्यादा कम होती है। तो ये प्रोसेस हो पाए इसके लिए ये तो जरूरी है ही कि न्यूट्रॉन होना चाहिए, साथ में ये भी जरूरी है कि वो लो एनर्जी वाला न्यूट्रॉन होना चाहिए। ओके, बिकॉज कुछ ऐसे न्यूट्रॉन हमें मिलेंगे जिनकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है, जिसकी अभी हम बात करेंगे आगे। यहाँ पर ये जो न्यूट्रॉन हमें मिलते हैं, इनकी एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये अराउंड 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। ओके, और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन दोनों न्यूट्रॉन में कितना ज्यादा डिफरेंस है, तो इस प्रोसेस के लिए हमें एक लो एनर्जी न्यूट्रॉन चाहिए। ओके,
बात करें ओवरऑल प्रोसेस की, तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है, फर्स्ट थिंग रिलीज होती है, तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ओके, कितनी होती है? अराउंड 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो ओवरऑल रिजल्ट रहेगा, अमाउंट रहेगी, वो इसी के आसपास रहेगी। कितनी? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब अभी हम यहाँ पर रेडियो एक्टिव प्रोसेस की बात कर रहे थे। ओके, वहां पर भी एनर्जी रिलीज होती थी। और अगर हम इनका डायरेक्ट कंपैरिजन करें, तो रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस में जो हमें एनर्जी मिलती है, वो फिजन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम होती है। ओके, तो न्यूक्लियर एनर्जी हमें वहां से भी मिल जाएगी, लेकिन जो फिजन से मिलने वाली है वो बहुत ज्यादा अमाउंट है। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं कि ये प्रोसेस हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, या हम ऐसी कौन सी चीजें कर रहे हैं जहां पर ये प्रोसेस हो रही है। तो फर्स्ट है न्यूक्लियर रिएक्टर। ओके, जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं पूरी कंट्री के लिए, इंडिया की हम बात कर रहे हैं स्पेशली, वहां पर हम न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज करते हैं। ओके, और कहां पर यूज करते हैं? और यूज होगा एटॉमिक बॉम्ब में। वहां पर जो मेन रिएक्शन होती है वो क्या होती है? न्यूक्लियर फिजन। ओके, और हम जब यूरेनियम की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर ऑल द टाइम 235 वाला जो आइसोटोप है, इसकी बात कर रहे हैं। और यहाँ पर हमें हमेशा एक लो एनर्जी न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। एज अ रिजल्ट ये हमें प्रोडक्ट मिलेंगे। ओके, नोट कर लीजिए। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं डेप्थ में न्यूक्लियर रिएक्टर की। ओके, क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्टर? यहाँ पर बेसिकली हम न्यूक्लियर रिएक्टर को यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, ये इस तरह की कुछ हमारे पास यहाँ पर इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। ये सेंट्रल पार्ट होगा इसका। ओके, जहां पर हम ये 3 रोड्स यूज कर रहे हैं, ये यूरेनियम की बनी हुई है। ओके, ये तीनों रोड यूरेनियम की है। देन यहाँ पर हमारे पास इनको बोलते हैं कंट्रोल रोड। ये इसकी कोर हो जाएगी। ओके, इसको बोलते हैं कोर। देन यहाँ पर ये एक पाइप आप मान सकते हो, जिसमें कोल्ड वाटर होता है। ये वाला पोर्शन बोला जाता है बॉयलर। ओके, और यहाँ से हॉट वाटर प्रोवाइड होता है। ओके, क्या क्या यहाँ पर वर्किंग हो रही है, इसको एक बार समझ लेते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में हम यूरेनियम 235 के लिए मेनली प्रोसेस कराते हैं। ओके, हम यूरेनियम 235 को इतना क्यों इंडिकेट कर रहे हैं सेपरेटली? बिकॉज जब हम यूरेनियम यूज करेंगे, यूरेनियम एलिमेंट हम यूज करेंगे, तो उसमें उसके तीनों आइसोटोप होंगे। ओके, आप कोई भी सैंपल ले लो यूरेनियम का, वहां पर आपको उसके तीनों आइसोटोप मिलेंगे। तीनों आइसोटोप मतलब आपको 234 भी मिलेगा, 235 भी मिलेगा, और 238 भी मिलेगा। परसेंटेज वाइज अगर हम इसकी अबाउंडेंस देखें, तो बहुत ज्यादा कम होती है, तो इसको तो हम यहाँ पर लेकर प्रोसेस नहीं करा सकते। ओके, बात करें इन दोनों की, इसमें यूरेनियम 235 में हम देख चुके हैं कि जो न्यूट्रॉन चाहिए प्रोसेस को कराने के लिए, उसकी एनर्जी काफी ज्यादा कम होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आगे जब हम जाएंगे, तो हमें 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे। अब इन न्यूट्रॉन की एनर्जी की अगर हम बात करें, तो इनकी एनर्जी काफी ज्यादा हो गई। ओके, बात करें यूरेनियम 238 की। यूरेनियम 238 में क्या रहता है कि इसको भी न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो न्यूट्रॉन हाई एनर्जी वाला होना चाहिए। ओके, और कितनी हाई एनर्जी? अराउंड 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको स्टार्ट करने के लिए हाई एनर्जी का न्यूट्रॉन चाहिए, और रिलीज करता है लो एनर्जी वाले न्यूट्रॉन। लेकिन अगर आप प्रोसेस को आगे कंटिन्यू कराना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उन सब न्यूट्रॉन्स की जो एनर्जी है, उसको हायर एनर्जी पर ले जाना पड़ेगा। ओके, और ये प्रोसेस आप जितने टाइम तक कराओगे, फिर आपको वही सेम चीज बार बार करनी पड़ेगी कि आपको उसको एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। ओके, तो इसलिए हम ये वाली ना लेकर कौन सा आइसोटोप यूज करते हैं? 235। ओके,
235 में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम तो यहाँ पर भी आ रही है, यहाँ पर एनर्जी बढ़ गई, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मॉडरेटर। ओके, ये रोड है, साथ में ये जो आप देख रहे हो ब्लू डॉट्स है ना, ब्लू और ब्लैक डॉट्स, ये मॉडरेटर है। इसमें हम एक मटेरियल को यूज करते हैं, वो मटेरियल हम वाटर भी ले लेते हैं, H2O, हैवी वाटर भी यूज कर लेते हैं, जिसको हम कैसे शो करते हैं, D2O से, और ग्रेफाइट भी यूज कर लेते हैं। काम क्या होता है इनका, इनका मेन काम यही होता है कि जो न्यूट्रॉन्स यहाँ पर रिलीज हुए हैं, है ना, जो जिनकी एनर्जी काफी ज्यादा है, उनकी एनर्जी को कम करना। ओके, कम कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो वो न्यूट्रॉन्स के साथ में जाके कोलाइड करेंगी, जिससे एनर्जी का वहां पर लॉस होगा। ओके, तो ये यहाँ पर प्रोसेस रहती है। मॉडरेटर क्या करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि इन न्यूट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो अगेन कहाँ पर आ जाए, इसके अराउंड। ओके, ओके, ये मॉडरेटर का वर्क जान लिया। नेक्स्ट, ये जो कंट्रोल रोड्स होती है, इनका हम क्यों यूज कर रहे हैं, किस लिए यूज हो रही है ये, तो ये यहाँ पर जो फ्यूजन रेट है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज हो रही है। ऐसा हो सकता है कि प्रोसेस में जो न्यूट्रॉन आ रहे हैं, देखो यहाँ से जो न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे वो अब क्या करेंगे, यूरेनियम की रोड तो अभी भी है, उसमें 235 वाले आइसोटोप अभी भी है, तो अब 3 न्यूट्रॉन निकले हैं, तो 3 यूरेनियम आइसोटोप के साथ में जाकर कोलाइड करेंगे, और फर्दर अब ये अकेला 3 न्यूट्रॉन के निकलने का, रिलीज होने का रीजन बन जाएगा। 3 को ये रिलीज करेगा और 3 को ये रिलीज करेगा, तो इस तरह से प्रोसेस चलती रहेगी। तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो काफी ज्यादा हो जाए। ऐसे में प्रोसेस जो ये हो रही है, इसको अंडर कंट्रोल रखने के लिए हमें वो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है उनको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, कंट्रोल रोड। ये कुछ ऐसे मटेरियल की बनी होती है जो न्यूट्रॉन्स को सीधा सीधा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अगर क्वांटिटी बढ़ रही है तो ये रोड्स को नीचे की साइड शिफ्ट कर दिया जाता है, ओके, इन इन यूरेनियम रोड्स के बीच में, तो ये एब्जॉर्ब करेंगी। अगर लग रहा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम हो रहे हैं या ठीक हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं, तो इनको फिर से ऊपर की साइड शिफ्ट कर लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, कूलेंट। कूलेंट में हमारे पास होता है वाटर। यहाँ पर क्या रहता है, ये हमारे पास कोर है ना, इस कोर में हम वाटर को यूज करते हैं। अब ये जब प्रोसेस चल रही है तो वहां पर एनर्जी रिलीज हो रही होगी, जिसके कारण वहां का जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका होगा, है ना, मतलब वहां पर हीट प्रोडक्शन हो रहा होगा। अब उसको अंडर कंट्रोल रखने के लिए क्या करते हैं, यहाँ कोर में कोल्ड वाटर को यूज करते हैं। वाटर क्या करेगा, जो हीट है उसको एब्सॉर्ब करेगा। यहाँ से कोल्ड वाटर आ रहा है, हीट को एब्सॉर्ब कर रहा है। अब ये वाटर किस में कन्वर्ट हो चुका है, हॉट वाटर में। इसको यहाँ से निकाल लिया जाता है और इस बॉयलर में शिफ्ट कराया जाता है। ये बॉयलर क्या है, यहाँ पर हम अलग से वाटर को फिल करके रखते हैं, और इस वाटर को इस हॉट वाटर की हेल्प से स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है। इस स्टीम को हम यहाँ से बाहर निकालेंगे, और इस स्टीम को यूज किया जाता है टरबाइन को रोटेट कराने में। ओके, टरबाइंस का हम यूज करते हैं जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कराते हैं, तो वहां पर जनरेटर होगा, टरबाइन होगी, टरबाइन को रोटेट कराया जाएगा, तो उसके लिए फिर हम इस स्टीम को यूज कर रहे हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए स्पेशली ये यूज होता है, और उसमें जो स्टीम हमें चाहिए वो हम किस तरह से लेके आते हैं, ये न्यूक्लियर फिजन चल रहा है ना, इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर कंट्रोल रोड्स को यूज किया गया है, कंटिन्यू करने के लिए मॉडरेटर को यूज किया गया है। अब यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ना, हम यहाँ पर बाहर से कोई इसको फ्यूल प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, खुद से यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम यूज कर रहे हैं। हॉट वाटर हमें वहां से मिल रहा है, और उस हॉट वाटर को यूज करके हम वाटर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्टीम में। ओके, तो ये यहाँ पर प्रोसेस रहती है, इसको नोट कर लीजिए। ओके,
तो आई होप अब आपको ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन है ये कैसे हो रही है ये समझ में आया होगा, और न्यूक्लियर रिएक्टर को हम जब यूज करते हैं तो उसमें क्या वर्किंग प्रोसेस रहती है वो आपको समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो प्रोसेस है ये हमें देखने को मिलती है जो लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं। ओके, हमने बात की थी जब कैटेगराइज किया था कि कुछ हमारे पास ऐसे न्यूक्लियस हैं जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो 20 या 20 से कम है ना। तो उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, लाइटर न्यूक्लियाई की कैटेगरी में। अब यहाँ से जो न्यूक्लियस आते हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि लाइटर होते हैं तो वो दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस कंबाइन होकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। ओके, अब ये जो हैवी न्यूक्लियस बनेगा ये इन दोनों या दो से ज्यादा जितने भी न्यूक्लियाई थे इनिशियली उनसे ज्यादा स्टेबल होगा। ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, यहाँ पर क्या क्या कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट थिंग, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, और कितना हाई, अराउंड 10⁸ केल्विन। ओके, और जैसा हमने अभी इनिशियली बात की थी कि ये प्रोसेस आपको अर्थ पर नेचुरली होते हुए नहीं मिलेगी। इनफैक्ट ट्राई किया जा रहा है इस तरह की सिचुएशन को क्रिएट करने का जहां पर इतना टेम्परेचर क्रिएट किया जा सके, और वहां जब वो सिचुएशन हो जाएगी तो फिर सिर्फ उसको क्रिएट नहीं करना है, उसको हैंडल भी करना है इन अ प्रॉपर वे। ओके, तो ये एक मेन रीजन है। साथ में जो प्रेशर है वो भी हाई होना चाहिए। ओके, और ये जो सिचुएशंस है जैसे हम सन की बात करते हैं, स्टार्स की बात करते हैं, वहां पर नेचुरली अवेलेबल होती है। ओके, तो ये एक रीजन है कि वहां पर ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चल रही है। बात करें एनर्जी की, फर्स्ट थिंग एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए हम इसको भी क्या बोल सकते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, साथ में अगर हम इसको कंपेयर करें फिजन से, फिजन को हमने कंपेयर किया था रेडियो एक्टिव डिके में जो एनर्जी रिलीज होती है, ओके, उससे। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो फिजन के कंपैरिजन में 4 टाइम्स ज्यादा एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी। ओके, और यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं पर यूनिट मास एनर्जी की। यूनिट मास से कितनी एनर्जी यहाँ पर जनरेट हो रही है अगर हम उनको कंपेयर करें तो फिजन के कंपैरिजन में 4 टाइम्स ज्यादा हो रही है। ये यूनिट मास का कॉन्सेप्ट हम क्यों यूज कर रहे हैं इसको भी देखेंगे। ओके, बेटर वे में समझने के लिए एक एग्जांपल यूज कर लेते हैं, सन। सन पर ये न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है, और ये जो प्रोसेस है ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है। क्या है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन जो न्यूक्लियस है वो कंबाइन होते हैं और क्रिएट करते हैं दूसरा हाइड्रोजन न्यूक्लियस। अब यहाँ पर जब इनिशियली हम बात कर रहे हैं हम प्रोटियम की बात कर रहे हैं, और ये जो नया फॉर्म हुआ है हाइड्रोजन का आइसोटोप है जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम। ओके, साथ में यहाँ पर रिलीज होगा एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो। एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पर ये जो पॉजिट्रॉन रिलीज हुआ है सराउंडिंग में, जहाँ ये प्रोसेस चल रही है उसके सराउंडिंग से इलेक्ट्रॉन्स इसको मिल जाएंगे जिनके साथ में ये रिएक्ट करके क्या रिलीज करता है, गामा। ये गामा रेडिएशन है। ओके, और साथ में और एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है कितने अमाउंट में, अराउंड 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर ये जो हमें मिला था ड्यूटेरियम, ये अगेन प्रोटियम के साथ में कंबाइन होता है और फॉर्म करता है हीलियम। साथ में गामा डिके होगा और एनर्जी रिलीज होगी। अब ये फर्दर प्रोसेस होती है, हीलियम किसमें, दूसरे हीलियम से रिएक्ट करता है और एक नया हीलियम फॉर्म करता है, साथ में रिलीज करेगा दो प्रोटियम न्यूक्लियस और एनर्जी। अब ये तो मल्टी स्टेप प्रोसेस हो गई, इसको एक सिंगल स्टेप में भी हम लिख सकते हैं जहां पर हमारे पास 4 प्रोटियम न्यूक्लियस कंबाइन हो रहे हैं किसके साथ में, दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ में, और क्या फॉर्म हो रहा है, हीलियम न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है, साथ में न्यूट्रिनो हमें मिल रहे हैं, गामा रेडिएशन मिल रहा है और इतनी एनर्जी। यहाँ जब हमने इसकी बात की थी तो हमने बोला था अराउंड 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का
हमें यहाँ पर रेडिएशन या हम बोल सकते हैं एनर्जी मिलती है। यहाँ तो सिर्फ कितनी है 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब इसको यूनिट मास के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे थे, यूरेनियम। ओके, इसका मास कितना होता है, न्यूक्लियस मास अगर हम बात करें, हम 235 वाले की बात कर रहे हैं, 235। ओके, तो आप ये मान सकते हो कि मास ऑफ न्यूक्लियस की हम बात कर रहे हैं 235 AMU। जितना मास नंबर होता है उसी को अगर हम AMU यूनिट के साथ रख दे तो वही उसकी क्या आ जाएगी, क्वांटिटी ऑफ मास ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, तो यहाँ पर जो ये एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी ये कितने मास से हो रही थी, इतना मास से हमें 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल रही थी। यहाँ की अगर हम बात करें, हमारे पास क्या है, प्रोटियम न्यूक्लियस। एक प्रोटियम न्यूक्लियस का मास कितना होता है, 1 AMU। हम 4 यूज कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 4 AMU। तो 4 AMU से कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, ओके। यहाँ अगर हम देखें, अगर हम सिर्फ 4 AMU यूज करें तो कितनी एनर्जी हमें मिलेगी। तो अगर हम यूरेनियम के मास की बात कर रहे हैं फिजन में, वहां पर अगर हम सिर्फ 4 AMU यूनिट की बात करें मास की, तो वो कितनी एनर्जी जनरेट कर पा रही है, 3.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब अगर हम सिर्फ 1 यूनिट मास के लिए निकाल ले, मतलब 1 AMU के लिए, तो और ज्यादा छोटा हो जाएगा वो अमाउंट, है ना। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर करें तो 4 AMU कितनी छोटी अमाउंट है, इसकी कंपैरिजन में वो कितना एनर्जी क्रिएट कर पा रही है, 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काफी ज्यादा है। तो इसीलिए हम यहाँ पर यूनिट मास को यूज करते हैं कि अगर कंपेयर करना ही है तो मास के साथ में करो। जितना AMU हमने 235 AMU मास वाला यूरेनियम हमने यूज किया है, अगर इतने मास का हम हाइड्रोजन यूज कर लें तब तो कितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी, है ना। इतना नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं टेम्परेचर की, इतना हाई टेम्परेचर क्यों रिक्वायर्ड है। ओके, अब अगर हम सन की बात करें तो वहां पर जो अराउंड टेम्परेचर हमें मिलता है वो होता है 15 इंटू 10⁶ केल्विन, है ना। इसी को आपको लिखा हुआ मिलेगा 15 मिलियन केल्विन। इतना टेम्परेचर होता है सन की कोर का, सेंट्रल पार्ट का। ओके, अब इतने टेम्परेचर की क्यों जरूरत है, पॉइंट ये है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो न्यूक्लियस साथ में कंबाइन होने के लिए एक दूसरे की साइड मूव कर रहे हैं, लेकिन क्या वो कंबाइन हो पाएंगे। यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, प्रोटियम है, इनके पास कितने प्रोटॉन है, एक एक प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन कितना है, कोई न्यूट्रॉन नहीं है। मतलब हम इनके न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं जिसमें एक एक प्रोटॉन है, जिन दोनों के पास में पॉजिटिव चार्ज है। जब दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे की साइड आते तो फर्स्ट थिंग, क्या वो एक दूसरे के क्लोज आ पाएंगे, नहीं। वहां पर तो रिपल्शन वर्क कर रहा होगा। इसी रिपल्शन को, इसी फोर्स को ओवरकम करने के लिए कुछ एनर्जी की जरूरत होगी, और ये एनर्जी कहाँ से आएगी, सन पर जो प्रोसेस हो रही है वहां पर इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए टेम्परेचर को यूज किया जा रहा है। ओके, टेम्परेचर इतना ज्यादा इंक्रीज हो चुका है जहां से उसको वो हीट, वो एनर्जी मिल रही है, जिससे वो इनके बीच में वर्क करने वाले रिपल्शन फोर्स को ओवरकम करके इनको कंबाइन करा पाए और आगे रिएक्शन को कंटिन्यू करा पाए। ओके, तो यहाँ पर जो इतना हाई टेम्परेचर चाहिए वो किस लिए चाहिए, कि यहाँ पर जो रिपल्शन फोर्स है उनको ओवरकम करना है, ये जो प्रोटियम न्यूक्लियस है इनको कंबाइन करा के एक नया न्यूक्लियस फॉर्म करना है। इसके लिए यहाँ पर हाई टेम्परेचर की जरूरत है ना। अब जितने हाई टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई सॉलिड लिक्विड नहीं बचेगा, यहाँ पर मैटर की फोर्थ स्टेट आ जाती है, प्लाज्मा।
ओके। और क्योंकि इतना टेम्परेचर सन का होता है, इसीलिए जब हम मैटर की बात करते हैं कि सन कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, तो वो प्लाज्मा से बना हुआ है। इतने हाई टेम्परेचर पर मैटर की और कोई स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर सकती, वहां पर सिर्फ क्या मिलेगा, प्लाज्मा मिलेगा। ओके, नोट कर लीजिए इसको। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं। The ratio of nuclear densities and nuclear volumes of iron and helium are। बात करें डेंसिटी की, अगर हम न्यूक्लियस की डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो वो क्या होती है, कांस्टेंट। ओके, मतलब डेंसिटी ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हीलियम कितनी आ जाएगी, 1:1। ओके, बात करें वॉल्यूम की, वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, 4/3 पाई आर नोट क्यूब ए। हमें रेशो चाहिए तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ हीलियम। कांस्टेंट पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, कितना आएगा, ये ऊपर की साइड कॉर्नर पर क्या लिखे हुए हैं, मास नंबर, तो कितना हो जाएगा 56/4, 14/1। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास the energy equivalent of 0.5 ग्राम of a substance is। एनर्जी चाहिए, मास दिया हुआ है, क्या यूज करेंगे, E इक्वल्स टू mc²। अब यहाँ पर m की कौन सी वैल्यू रखते हैं, जो एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ये कौन सा मास हमें बता रहे हैं, जिसकी एनर्जी नहीं चाहिए, तो हम इसको एज इट इज प्लेस करेंगे। ग्राम है, यूनिट हमें ऐसा ही रखनी है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, केजी में। c², c होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4.5 × 10⁻13 जूल। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास, a nucleus of mass number 189 splits into two nuclei having mass number 125 and 64। एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर कितना है, 189, ये स्प्लिट हो जाता है मास नंबर ऑफ 125 प्लस 64। The ratio of the radius of two daughter nuclei respectively is। तो इन दोनों की रेडियस का रेशियो हमें निकालना है, y/z। ओके, कैसे, r क्या होता है, r0 a⁻1/3। a यहाँ पर मास नंबर, r0 कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट टर्म कट हो जाएगी, ये आएगा हमारे पास। वैल्यूज रखते हैं, एक की कितना है 125 और ये 64। 125 को क्या लिख सकते हैं, 5⁻3 और ये 1/3 और ये 4⁻3 और ये 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा 5:4। ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास, अ न्यूक्लियस विद मास नंबर 240 ब्रेक्स इनटू फ्रेगमेंट्स ईच ऑफ मास नंबर 120। इनिशियली जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसका मास नंबर कितना है 240, और ये किसमें ब्रेक होता है, सेम मास नंबर वाले दो न्यूक्लियाई में। ओके, आगे दिया है द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अनफ्रेगमेंटेड न्यूक्लियाई इज 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसकी वैल्यू दी हुई है,
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ओके, किसके लिए? X के लिए। While that of fragments is 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या निकालना है? टोटल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी इन दी प्रोसेस। देखो, जो Q वैल्यू होती है, जो उसकी वैल्यू होगी वही हमें क्या बता देगी? गेन इन बाइंडिंग एनर्जी। माइनस साइन आया तो बाइंडिंग एनर्जी कम हो चुकी है, मतलब लॉस हुआ है। और अगर पॉजिटिव अमाउंट आ रही है, दैट्स मीन गेन हुआ है। ओके, क्या करते हैं इसमें? जो रिएक्टेंट है, सॉरी, जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करते हैं विद बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन ये बाइंडिंग एनर्जी है, हमें क्या दी है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी पहले हमें निकालनी पड़ेगी। Y के लिए अगर हम निकालें तो कैसे आएगी? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन से, मतलब उसके मास नंबर से। कितना है? 120। तो ये कितना हो जाएगा? दिस। बात करें बाइंडिंग एनर्जी ऑफ X, सेम इसमें करेंगे। ये कितना हो जाएगा? 240 इंटू 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो ये वैल्यूज को यहाँ पर प्लेस करेंगे। क्या आएगा? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ Y, क्योंकि वही प्रोडक्ट है यहाँ पर, लेकिन हमारे पास दो Y है, दोनों की बाइंडिंग एनर्जी सेम है, तो क्या करेंगे? 2 टाइम्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, है ना, माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ X। ओके, तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन है हमारे पास, इन द न्यूक्लियर रिएक्शन द एलिमेंट Q इज। देखो, एलिमेंट Q है, एनर्जी नहीं है यहाँ पर। ओके, वो उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है खुद से। फर्स्ट में देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर सोडियम है, मास नंबर कितना है? 12 और एटॉमिक नंबर 11। क्या क्या रिलीज हो रहा है? न्यूट्रिनो और पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन मतलब बीटा प्लस डीके। उसमें क्या होता है? एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, मतलब एटॉमिक नंबर कम हो जाता है। ओके, और बात करें मास नंबर की, वो एज इट इज रहता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा? जो Q है उसका जो मास नंबर है वो 22 रहेगा, और जो एटॉमिक नंबर है वो कितना हो जाएगा? 10। ओके, कैसे पता चला? इस पॉजिट्रॉन से ये किसमें होता है? बीटा पॉजिटिव डीके में। बात कर लेते हैं दूसरी रिएक्शन की। यहाँ पर हमारे पास है 290x82, और ये होता है यहाँ पर अल्फा डीके। अल्फा मतलब अल्फा डीके हो रहा है। अल्फा डीके में क्या होता है? जो मास नंबर है वो कितना हो जाएगा? 4 कम हो जाएगा, है ना, A-4 आएगा। और जो एटॉमिक नंबर है वो Z-2 हो जाएगा। मतलब अगर हम Y की बात करें तो ये कितना होगा? 290 माइनस 4 करेंगे, कितना आएगा? 286। और इससे माइनस करेंगे, कितना आएगा? 80। आगे चलते हैं। देन क्या हुआ? पॉजिट्रॉन रिलीज हो रहा है, मतलब बीटा प्लस डीके है, तो यहाँ पर मास सेम रहेगा। ये कितना है? अभी भी 286। और बात करें प्रोटॉन्स की, ये कितना हो चुका है? 79। देन बीटा नेगेटिव डीके, इसमें क्या होता है?
बीटा नेगेटिव में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और एक इलेक्ट्रॉन साथ में आता है। ओके, रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि मास नंबर तो सेम रहेगा, और एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ये कितना होगा? 286 और ये आ जाएगा अगेन 80। ओके, अगेन क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन शो करे या बीटा नेगेटिव, एक ही बात है। तो अगेन मास नंबर कितना रहेगा? 286 और ये 81। ओके, तो हमारे पास जो क्यू एलिमेंट है उसका मास नंबर कितना है? 286 और एटॉमिक नंबर 81। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिएक्शन हमें दी हुई है, द पॉसिबल लिमिटेड पार्टिकल्स और रेडिएशंस इन सीक्वेंस रेस्पेक्टिवली आर। देखो हमारे पास एक्स न्यूक्लियस है और एज अ रिजल्ट हमें मिल रहा है A-4 D1 Z-2। एटॉमिक नंबर 2 यूनिट से कम हो चुका है और मास नंबर 4 यूनिट से। दैट्स मीन यहाँ पर क्या रिलीज हुआ होगा, क्या इमिट हुआ होगा? अल्फा पार्टिकल। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारे पास D2 न्यूक्लियस है इसमें मास नंबर तो सेम है ना, जो D1 में था। बात करें एटॉमिक नंबर की तो कुछ ये हुआ होगा जिसकी वजह से हमें क्या मिला है? Z-1। मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है एक यूनिट से और मास नंबर सेम रहे, एटॉमिक नंबर बढ़ जाए, ये किस में होता है? जब बीटा नेगेटिव डिके होता है ना, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। नेक्स्ट D3 में क्या हो रहा है? यहाँ पर क्या था? A-4 और अब क्या हो चुका है? -8। मतलब कुछ ये हुआ है ना। बात करें इसकी Z-1 से Z-3 हो चुका है, मतलब ये ऐसा कुछ हुआ होगा। मास नंबर 4 यूनिट से कम हो जाता है और एटॉमिक नंबर 2 यूनिट से, ये किस में हो रहा है? क्या हुआ है यहाँ पर? अल्फा डीके हुआ है अगेन। नेक्स्ट क्या हुआ है? A-8 Z-4। मास नंबर सेम है। बात करें एटॉमिक नंबर की तो एक और कम हो गया है ना, एक यूनिट कम हो गई है। दैट्स मीन यहाँ पर क्या हुआ है? बीटा प्लस डीके। अब सेम ऑर्डर में कौन सा ऑप्शन हमें दिया हुआ है? अल्फा, इलेक्ट्रॉन, अल्फा, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। गामा का कैसे पता चलेगा? देखो गामा का आप ऐसे नहीं बता पाओगे। ओके, बिकॉज जब गामा डीके होगा तो वहां पर ना तो मास नंबर चेंज होगा और ना ही एटॉमिक नंबर। ओके, लेकिन हाँ ये है कि अगर अल्फा डीके हो रहा है, बीटा डीके हो रहा है, तो वहां पर पॉसिबिलिटी है कि गामा डीके भी होगा ही होगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पर आप इनके बेसिस पर कि अल्फा बीटा डीके हो रहा है, ये बोल सकते हो कि ये गामा डीके भी होगा। नोट कर लीजिए। और इसी के साथ हमारे चैप्टर फिनिश होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।